हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो होगा 1526 से लेकर के 1857 तक मुग़ल डायनेस्टी। आइए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था, ये फादर साइड से बिलोंग करता था तैमूर से, है ना, और मदर साइड से ये बिलोंग करता था गेंगिस खान के फैमिली से। पैटर्नल साइड से ये 5th सक्सेसर था तैमूर का। फ्रॉम मैटरनल साइड ही वॉज 14th सक्सेसर ऑफ गेंगिस खान, और ये 14th सक्सेसर था गेंगिस खान का। अगर हम रूलिंग पीरियड की बात करें बाबर की इंडिया में, तो बाबर ने रूल किया 1526 से लेकर के 1530 तक। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ, ठीक है। और बाबर एक टर्किश था, ठीक है, लेकिन इसके रिलेशन जो थे मैटरनल साइड से ये मंगोल से थे, ठीक है, और इसीलिए मंगोल से ही एक डायनेस्टी का नाम पड़ा मुग़ल डायनेस्टी, ठीक है, मंगोल से ही पड़ा ये मुग़ल डायनेस्टी। और इसके फादर का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और जो बिलोंग किया करता था तैमूर से। और बाबर की मदर का नाम कुतुब निगार बेग था और जो बिलोंग किया करती थी गेंगिस खान की फैमिली से। फरगना में ही इस रूल किया करता था बाबर का पिता उमर शेख मिर्ज़ा। लेकिन जब बाबर की उम्र 11 वर्ष थी तो इसके फादर की मृत्यु हो गई थी, इसके फादर की डेथ हो गई थी। और इसके फादर की डेथ होने के बाद ये बन गया 11 साल की उम्र में ही फरगना का रूलर। ओके फ्रेंड्स, और 1494 में रूलर जो बन गया फरगना का ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। लेकिन बाबर जो था उस समय सिर्फ 11 साल का था, इसीलिए जो आसपास के जो भी शासक जो थे, रूलर जो थे, उसने अटैक कर दिया फरगना पर और मजबूर कर दिया बाबर को वहाँ से भागने पर। और बाबर को वहाँ से भागना पड़ा। और वहाँ से निकलने के बाद बाबर ने शासन किया, रूल किया टर्की के एक और जो जगह जो है, कहाँ पर, समरकंद पर, ठीक है। तो समरकंद पे रूल किया किसने, बाबर ने, जब वो वहाँ से फरगना से निकल करके समरकंद पे गया और वहीं का वो रूलर बन गया बाबर। 1494 से लेकर के 1502 तक बाबर जो है वो रूल करता है समरकंद में, ठीक है। समरकंद टर्की में रूल करता है बाबर, कब से लेकर के 1494 से लेकर के 1502 तक। और बाबर को यहाँ पे भी स्टेबिलिटी नहीं मिली। स्टेबिलिटी इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि यहाँ पे भी उज़्बेकों ने यहाँ पे अटैक किया और यहाँ से बाहर निकाल दिया किसको, बाबर को। और उसके बाद 1502 में एक बैटल लड़ा जाता है, बैटल ऑफ सर ए पुल। और ये बैटल लड़ा गया बाबर एंड शेबानी खान के बीच में। ये शेबानी खान किसका रूलर था, ये रूलर था उज़्बेकों का। ओके फ्रेंड्स, और इस युद्ध में शेबानी खान जो था इसने हरा दिया बाबर को। शेबानी खान डिफीटेड बाबर इन दिस बैटल। और इसी बैटल के बाद बाबर को भी ये समरकंद भी छोड़ना पड़ा, ठीक है। कहने का मतलब ये था, बाबर के पास कोई भी ऐसी जगह टर्की पे नहीं थी जहाँ पे वो रूल कर सके। और इसीलिए बाबर ने फाइनली रुख किया अफ़गानिस्तान की ओर। और 1504 ईस्वी में अगर बात करें तो बाबर को अपनी पहली सफलता जो मिली। और 1504 ईस्वी में बाबर ने कन्क्वेयर किया काबुल एंड कंधार को, और काबुल को अपनी कैपिटल बना करके वहीं पर रूल करना शुरू कर दिया। और अब इसे ऐसा लगा कि हमें स्टेबिलिटी मिल गई है। और 1507 ईस्वी में इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया, बादशाह, ठीक है। तो बादशाह का क्या मतलब होता है, एक स्टेबल जो रूलर जो है, ठीक है, उसको बादशाह क्या कहा जाता है। तो 1507 में इसको लगा कि आप हमसे स्टेबल रूलर जो बन गए हैं, इसीलिए उसने क्या किया, बादशाह का टाइटल अडॉप्ट किया। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आने के बाद अफ़गानिस्तान में बाबर को यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मिली, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो उसके बाद बाबर ने रुख किया भारत की ओर। और हमें पता ही है तो कि भारत में उस समय रूल कर रहे थे अफ़गान, ठीक है। अफ़गान की एक डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी, उस समय वो भारत में रूल कर रही थी। बाबर ने पहला अटैक किया भारत में 1519 ईस्वी में, ठीक है। बाजौर जो सिंध में पड़ता है वहाँ पे एक फ़ोर्ट है, वहाँ पे इसने बैरागढ़ फोर्ट में इसने पहला अटैक किया 1519 में, ठीक है। और इसी अटैक में उसने फर्स्ट यूज़ किया कैनन एंड एक्सप्लोजिव, ठीक है। गोला बारूद जो था वो फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया भारत में, बाबर ने। ओके फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में तोपें और गोला बारूद लाने वाला पहला रूलर कौन था, वो था बाबर। और उसके बाद 1520 एंड 21 में बाबर ने 3 अटैक और किए सिंध और कश्मीर में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि बैटल ऑफ पानीपत के पहले बाबर ने कितने अटैक किए
भारत में, तो वो अटैक थे टोटल 4। ठीक है फ्रेंड्स। उस समय जो दिल्ली सल्तनत में रूल किया करता था इब्राहिम लोदी, और लोदियों की जो कैपिटल हुआ करती थी वो होती थी आगरा। इब्राहिम लोदी का पंजाब में एक सूबेदार था जिसका नाम था दौलत खान लोदी, और दिल्ली में जो सूबेदार जो था वो था आलम खान लोदी। ये दोनों जो थे ये इब्राहिम लोदी के शासनकाल से खुश नहीं थे। ठीक है, और ये लोग जो थे ये सेटिस्फाई नहीं थे इब्राहिम लोदी के रूल से। ठीक है, दौलत खान लोदी ही वो बंदा था जिसने इनवाइट किया बाबर को यहाँ पे आकर अटैक करें। ठीक है, और राजस्थान का मेवाड़ में राणा सांगा रूल कर रहा था। हम सब जानते हैं कि राणा सांगा को हम राणा संग्राम सिंह भी कहा जाता था। ठीक है, वो रूल कर रहा था मेवाड़ में। तो राणा सांगा भी यही चाहता था कि बाबर जो है वो आए भारत में, क्योंकि उनको ये लगा कि बाबर जब आएगा वो अटैक करेगा और लूटपाट कर करके चला जाएगा। और राणा सांगा भी एक संदेश भिजवाते हैं बाबर की ओर कि आप आइए, तो आप आओ तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे इब्राहिम लोदी को हराने में। अब बाबर को इनविटेशन मिला 2 बंदों से, दौलत खान लोदी और राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा जिसको हम कहते हैं। लेकिन उस समय बाबर के पास सिर्फ 12,000 ही आर्मी थी, सेना थी। ठीक है, लेकिन इब्राहिम लोदी के पास थी 1 लाख सैनिक। और उसके बाद 21 अप्रैल 1526 में एक ऐतिहासिक बैटल होती है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बाबर अपनी 12,000 की फ़ौज लेकर के कहाँ पर पहुँचा? पानीपत में। और उसे यह भी पता था कि इब्राहिम लोदी को हराना इस समय काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसका सेना जो थी वो काफ़ी बड़ी थी और वो काफ़ी अच्छा रूलर भी था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर भी था। ठीक है, तो लेकिन अपनी किस्मत आजमाने के लिए बाबर जो था वो पहुंच गया पानीपत पे। बाबर जैसे ही पानीपत पहुंचा वैसे ही वो स्ट्रेटजी बनाना तैयार कर दी उसने। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो पानीपत जो है ये एक यमुना नदी के किनारे है, और बाबर ने अपने सैनिकों को यमुना नदी के एक तरफ लगाया और दूसरी तरफ से एक खाई खुलवा दी। तो इससे क्या हुआ कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, और ख़ुद को प्रोटेक्ट कर दिया और दुश्मनों को मजबूर कर दिया कि वो सामने से अटैक करें। और इस स्ट्रेटजी को कहा जाता था तुलगना युद्ध स्ट्रेटजी। ठीक है, तुलगना वार स्ट्रेटजी कहा जाता था इसी को, कि दोनों तरफ से खुद को प्रोटेक्ट करना और सामने की ओर से दुश्मनों को मजबूर करना अटैक करने के लिए। ठीक है, और यही जो स्ट्रेटजी थी ये बाबर ने अपनाई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। और 2 गाड़ियों के बीच तोपें सजवाई गई। ठीक है, और वो जो तोपें सजाने की जो विधि जो थी उसे कहा जाता था उस्मानी विधि। और बाबर को पता था कि इब्राहिम लोदी को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन बाबर के जो 2 तोपची हुआ करते थे जो इस्तेमाल करते थे तोप के, उनके नाम थे उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा ख़ान। ठीक है, उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा ख़ान बाबर के 2 तोपची हुआ करते थे। और उसके साथ साथ जो उत्साह जो था, ये हौसला जो था, ये बाबर की आर्मी के पास काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, और जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो था ये 21 अप्रैल को ही सुबह शुरू होना था, लेकिन ये आधी रात को ही बाबर की सेना ने अटैक कर दिया इब्राहिम लोदी पर। और जब कैनन की आवाज़, गोलों की आवाज़ सुनाई दी इब्राहिम लोदी की सैनिकों पर, तो सभी लोग जो थे इब्राहिम लोदी के वो काफ़ी बौखला गए। फर्स्ट टाइम इब्राहिम लोदी की सेना ने, उनके हाथी ने ऐसी आवाज़ सुनी और उनके हाथी जो थे वो अपनी सेना को ही, आधी सेना को वो कुचल गए। काफ़ी भागदौड़ मच गई वहाँ पे उन कैनन की आवाज़ सुन करके आधी रात को, और उनके ही हाथी ने क्या कर दिया, उनकी आधी सेना को कुचल दिया। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एक काफ़ी उल्टफेर हुआ हिस्ट्री में। सिर्फ 12,000 सैनिकों ने 1 लाख सैनिकों को हरा दिया, और इसी बैटल में इब्राहिम लोदी किल्ड, इब्राहिम लोदी जो था वो मारा गया इस बैटल में। इस बैटल में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुग़ल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया भारत में। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद 1526 में बाबर ने जो पानीपत में काबुली बाग और काबुली मस्क्यू का निर्माण किया। और उसके बाद बाबर ने सिल्वर कॉइन इशू करवाए काबुल एंड कंधार पे, क्योंकि वो उसने सबसे ज़्यादा रूल ही वहीं पे किया था। ठीक है, और काबुल में उसने चलाए शाहरुख कॉइन और कंधार में उसने चलाए बाबरी कॉइन। ठीक है, तो काबुल में शाहरुख कॉइन, कंधार में बाबरी कॉइन। शाहरुख उसके बेटे का नाम था। ठीक है, और कंधार में उसने अपने नाम के सिक्के चलाए। ठीक है, बाबर ने काबुल के जो हर एक नागरिक जो था उसको चांदी के सिक्के जो थे वो भेंट दिए, और काबुल के जो नागरिक जो थे उन्होंने ही बाबर को एक टाइटल दिया कलंदर। ठीक है, और 1526 के बाद जो लोदी की जो
कैपिटल हुआ करती थी आगरा, अब वहाँ पे पहुँच गया कौन? बाबर। और मुग़लों की ही सबसे पहली जो कैपिटल जो थी वो कौन सी हुई? आगरा। तो अब हम बात करते हैं 1527 में एक बैटल हुई, बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा जो हुई ये हुई बाबर और राणा सांगा के बीच में। क्योंकि राणा सांगा वो इंसान था जिसने बाबर को इनवाइट किया था कि आप भारत में आओ और लूटपाट करके, उसको यही लगा कि बाबर जो है वो भारत में आएगा और लूटपाट करके चला जाएगा। लेकिन जब उसको ये पता चला कि बाबर जो है वो भारत में आएगा तो सही लेकिन जाएगा नहीं वापस, वो यहाँ पे स्टेबल होगा, तो उसने जो है बाबर की हेल्प नहीं की। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के बाबर जो है वो पहुँचता है कहाँ पे? खानवा में। तो खानवा में अब बैटल होता है, बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, बाबर और राणा संग्राम सिंह, जिसे राणा सांगा भी कहा जाता था। और दूसरी तरफ हम बात करें, अफ़गानों का रूल भी था वो भारत में था। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जिसकी डेथ हुई, ठीक है, तो महमूद लोदी उसका भाई था। और महमूद लोदी एक राजपूत रूलर हुआ करता था, मैदिनी राव महमूद लोदी। ठीक है, ये भी किसका साथ दे रहे थे? राणा सांगा का। ठीक है, क्योंकि अब वो चाहते थे कि क्या हो, राणा सांगा जो है वो जीते, ताकि बाबर जो है वो यहाँ से स्टेबल ना हो पाए, वो निकल जाए। लेकिन बाबर भी क्या चाहता था? वो अपने साम्राज्य का, मुग़ल को एक्सपेंड करना चाहता था भारत में। और बाबर को भी ये पता था कि राणा सांगा की जो आर्मी जो है, जो सेना जो है, वो बाबर से काफ़ी बड़ी थी। ठीक है, और बाबर को ये भी पता था कि अब हमारी सेना जो है वो राणा संग्राम से काफ़ी कम है। तो इसीलिए बाबर क्या करते हैं, एक जिहाद का नारा देते हैं। ठीक है, और उसी 1/3 सेना ने जब वो राणा सांगा के सामने गई, एक अपने धर्म को बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो बाबर जो था उसने अब क्या कह दिया कि अब हम काबुल और कंधार वापस नहीं जाएंगे और हमने धर्म को क्या करना है? एक्सपेंड करना है। तो इसीलिए उसने जिहाद का नारा भी दिया था। तो इसी से क्या हुआ, जो बाबर की सेना जो थी वो हरा गई राणा सांगा के सेना को। ठीक है, बहुत ही कम सेना थी बाबर की, और राणा सांगा की जो सेना को हरा दिया उसने। ठीक है, और जो बैटल ऑफ खानवा जो थी वो जीत चुका बाबर, और हारा कौन? राणा संग्राम सिंह डिफीटेड इन द बैटल। और इसी बैटल को जीतने के बाद बाबर ने एक टाइटल अडॉप्ट किया, गाजी। और उसके बाद 1527 में और 1528 में निर्माण हुआ बाबरी मस्जिद का। ठीक है, ये बाबर ने नहीं बनाया, ये निर्माण किया गया मीर बाकी के द्वारा। ओके, तो उसके बाद बात करें 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी जो था ये लड़ा गया बाबर एंड मैदिनी राव के बीच में। ठीक है, तो बाबर ने मैदिनी राव को इस बैटल में हरा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद बाबर ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या देखा? जौहर। तो जौहर की अगर हम बात करें, किलों में एक स्थान हुआ करता था हरम। हरम में जितनी भी औरतें जो थी वो रहा करती थी। ठीक है, और जब बाबर ने अपने सैनिकों को कहा कि चलो ये जो औरतें जो हैं मैदिनी राव की कोर्ट में, इसको अगवा कर लें, लेकिन और उसी समय क्या हुआ, जैसे वो अगवा करने के लिए गए और सभी औरतों ने आग में छलांग दे करके अपनी जान दे दी। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम जो था बाबर ने क्या देखा था? जौहर जो था वो देखा। मैदिनी राव को जो हरा रहा था बाबर, ठीक है, जब ये बैटल हो रही थी तो बाबर की आंखों में एक जो सैनिक जो था जिसका नाम था शेर खान, फरीद खान जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो वो बाबर की आंखों में आ गया, और बाबर को ऐसा लगा कि ये शेर खान जो है ये उसके लिए एक आगे जा कर के काफ़ी जो परेशानी जो है वो क्रिएट कर सकता है मुग़ल एम्पायर के लिए। तो जैसे ही ये बात शेर खान को पता चली तो वो बाबर की आर्मी को छोड़ करके निकल जाता है। ठीक है, और जाते जाते वो ये कह जाता है कि अगर मुझे मौका मिला तो इन मुग़ल एम्पायर को मैं भारत से जो है वो बाहर निकालूंगा। और ठीक 12 साल के बाद बैटल ऑफ कनौज में यही शेर खान जो है ये हराएगा हुमायूं को डिफीट करेगा, और सूरी डायनेस्टी जो है वो भारत में एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, और उसके अगले साल 1529 में बैटल ऑफ गागरा हुई। ठीक है, बैटल ऑफ गागरा जो है ये हुई बाबर एंड महमूद लोदी के बीच में। बाबर एंड महमूद लोदी के बीच में 1529 में बैटल ऑफ गागरा हुई, और इसमें बाबर ने हरा दिया महमूद लोदी को। ठीक है, और ख़ुद भी बुरी तरह से वो घायल हो गया, तो वो आगे चल करके सर्वाइव नहीं कर सका, और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर की विश थी कि वो उसको दफनाया जाए काबुल में, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा जो समय जो है वो काबुल में बिताया था। तो उसकी विश थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय सिचुएशन जो थी वो काफ़ी टेंस थी। ठीक है, काफ़ी वो सिचुएशन नहीं थी कि उसके शव को ले जाया जाए कहाँ पे? काबुल पे। और इनिशियली उसी समय उसको जो ब्यूरिड किया गया वो किया आराम बाग जो आगरा में है। ठीक है, और उसके बाद कुछ समय बाद इसके जो शव को जो वो भेजा गया कहाँ पे? काबुल में, और वहीं पे इसका मकबरा भी बनाया गया।
और बाबर ने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तुज़ुक बाबरी या बाबरनामा, और ये बाबर ने लिखी तुर्क भाषा में, ठीक है, टर्किश में लिखी गई बाबरनामा। और याद रहे फ्रेंड्स, ये ऑटोबायोग्राफी जो थी, ये बाबरनामा, ये अकबर के समय में इसको ट्रांसलेट किया गया, किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खाना के द्वारा, ठीक है, और इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। बाबर की डेथ के बाद जो हुमायूं जो था वो मुग़ल डायनेस्टी की गद्दी में बैठा, ठीक है। उसका रूलिंग पीरियड हुमायूं का 1530 से लेकर के 1540 तक और 1555 से लेकर के 1556 तक। बीच में जो 15 ईयर का जो गैप जो है, यहाँ पे सूरी डायनेस्टी रूल करती है, ठीक है, 15 साल तक। और 1555 में फिर से हुमायूं अटैक करता है सूरी डायनेस्टी में और फिर से एस्टेब्लिश कर देता है मुग़ल डायनेस्टी को, ठीक है। हुमायूं की अगर हम बात करें तो ये पैदा हुआ था 1508 में काबुल में, ठीक है। और बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदल, ठीक है। तो इन चारों में से जो हुमायूं जो था ये बाबर का सबसे फेवरेट था, ठीक है, काफ़ी इससे प्यार करता था बाबर, और यही बना नेक्स्ट सक्सेसर मुग़ल डायनेस्टी का। और हिस्टोरियन हुमायूं को एक अनलक्की मुग़ल एम्परर कहते हैं। वो कहते हैं कि ये अलग ही जो मुग़ल एम्परर था, ठीक है, इसकी किस्मत ही बड़ी ख़राब थी। और अगर हम बात करें हुमायूं की, ये काफ़ी नेक दिल इंसान था, काफ़ी काइंड हार्टेड इंसान था, लेकिन ये ज़्यादा बिलीव करता था एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिषी में इसका ज़्यादा बिलीव था, ठीक है। बिना एस्ट्रोलॉजी के ये कपड़े भी नहीं पहनता था। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी कौन से दिन में किस तरह से पोशाक पहनना है, ये सब इन सब में काफ़ी बिलीव करता था हुमायूं। और जैसे ही बाबर की डेथ होती है तो हुमायूं ने अपने चारों ही बेटों से कहा कि आप जो मुग़ल साम्राज्य जितना भी हमारा विस्तार में है उसको आपस में बांट लेना, क्योंकि हुमायूं जो था वो अपने पिता का एक आज्ञाकारी बेटा था, इसीलिए हुमायूं ने मुग़ल साम्राज्य को 4 हिस्सों में बांट दिया। और हिस्टोरियन का मानना था कि हुमायूं ही एक ऐसा रूलर था जिसने अपने अम्पायर के 4 टुकड़े किए थे, ठीक है, ये एक इसकी सबसे बड़ी गलती थी। और हुमायूं ने रखा अपने पास दिल्ली और आगरा, ठीक है। कामरान को दिया गया काबुल एंड कंधार, और हुमायूं ने अपने पास रखा दिल्ली एंड आगरा। कामरान को दिया काबुल एंड कंधार, और अस्करी के पास गया सांबल एरिया, और हिंडाल के पास गया राजस्थान का एक अलवर, ठीक है। और अब हुमायूं ने अपने जो नया साम्राज्य जो खड़ा किया था बाबर ने, ठीक है, उसका जो उत्तराधिकारी हुमायूं जो आया उसने अपने साम्राज्य को डिवाइड कर लिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी थी। गलती इसलिए भी थी क्योंकि जो हुमायूं के भाई जो थे अब उसी के ख़िलाफ़ विद्रोह करना शुरू कर गए, और जब हुमायूं के भाई ने हुमायूं पे अटैक किया और तब तक हुमायूं ने क्या किया, उनको माफ़ कर दिया। और हिस्टोरियन इसीलिए भी कहते हैं कि हुमायूं जो था ये काफ़ी नेक दिल इंसान था, ठीक है, और इसी की नेक दिली ने इसके जो अम्पायर जो थे, अम्पायर का पूरा पतन कर दिया इसकी नेक दिल इंसान ने, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर, अभी तो ये नया एस्टेब्लिश हुआ था मुग़ल अम्पायर, और उसी के साथ इसके विभाजन भी कर दिए, ठीक है, और यही इसके जो पतन होने का कारण बना हुमायूं के। एक तरफ हुमायूं के भाई ही हुमायूं के दुश्मन बन गए, और दूसरी तरफ 3 और दुश्मन जो थे ये भारत में आगे ही ऑलरेडी बैठे हुए थे। सबसे पहले अगर बंगाल की बात करें हम, बंगाल में रूल कर रहा था महमूद लोदी, और बिहार में बैठा था शेर खान, और गुजरात की बात करें, गुजरात में रूल कर रहा था बहादुर शाह। और हुमायूं ने दिल्ली में एक जो सिटी जो थी इसका निर्माण किया, ठीक है, उसको कहा जाता था दीन पना। अगर हम हुमायूं के फर्स्ट अटैक के बारे में बात करें तो हुमायूं ने अपना पहला अटैक किया 1531 में कलिंजर फोर्ट में, ठीक है। तो उस समय वहाँ का रूलर हुआ करता था प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, लेकिन ये इस फोर्ट को जब उसने अटैक किया तो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। जैसे ही ये अटैक करता है तो महमूद लोदी का ध्यान जो है वो आकर्षित होता है किसकी तरफ, हुमायूं की तरफ। और जो महमूद लोदी जो था ये चाहता था कि वो मुग़ल अम्पायर को यहाँ से बाहर निकालेगा। और एक बैटल होती है, बैटल ऑफ दोहरिया 1532 में हुमायूं एंड महमूद लोदी के बीच, ठीक है। हुमायूं डिफीट कर देता है महमूद लोदी को इस बैटल में, और महमूद लोदी को यहाँ पे मरवा देता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम बात करें हुमायूं का जो सबसे बड़ा दुश्मन जो था वो था कौन, शेरशाह सूरी, ठीक है, जिसका रियल नाम क्या था, फरीद, ठीक है। ये शेर खान जो था, ये शेर खान काफ़ी बड़ा दुश्मन था अभी हुमायूं का। और जैसे ही महमूद लोदी जो था वो डिफ़ीट हो जाता है और शेर खान को इसको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, और ये रूल करना शुरू कर देता है कहाँ पे, बंगाल पे भी। और ये शेर खान जो था ये रहा करता था बनारस के करीब चुनारगढ़ के किले में, चुनारगढ़ के फोर्ट में रहा करता था कौन, शेर खान। और अब हुमायूं को
ये पता था कि अगर हमने बेटर तरीके से रूल करना है दिल्ली पर तो हमें शेर खान को हराना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से हुमायूं जो था वो अपनी आर्मी को लेकर के कहाँ पर पहुंचा, चिनारगढ़ के किले पर, ठीक है। और चिनारगढ़ के किले को उसने चारों तरफ से घेर लिया और वेट करने लगा शेर खान के बाहर आने का। लेकिन 6 महीने निकल गए, ना ही शेर खान बाहर आया। और 6 महीने जैसे बीत गए, चिनारगढ़ के फोर्ट में अब राशन पानी जब ख़त्म होने लगा तो शेर खान ने अपने बेटे को, छोटी सी जो आर्मी जो थी उसके साथ भेजा और एक संधि कर दी, ठीक है। और उस संधि से क्या हुआ, हुमायूं जो था वो संतुष्ट हो गया और अपनी सेना लेकर के वापस आ गया। हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि ये उसकी दूसरी बड़ी गलती थी। और 1533 में हुमायूं ने डिफ़ीट कर दी बहादुर शाह की आर्मी को, ठीक है। तो अब बहादुर शाह भी डिफ़ीट हो गया, महमूद लोदी को भी ख़त्म कर दिया, लेकिन एक ही टेंशन जो थी हुमायूं के पास वो थी कौन, शेर खान, ठीक है। और अब हुमायूं का ध्यान जो था वो शेर खान से हटा और दूसरी तरफ शेर खान जो था वो अब स्ट्रेटजी बनाने लगा हुमायूं को हराने की। शेर खान ने रणनीति बनाई कि अब वो क्या करेगा, हुमायूं पे अटैक करेगा, ठीक है। तो उसी के चलते 1538 में ये सेकंड अटैक करता है हुमायूं चिनारगढ़ पर और फिर से घेर लिया गया चिनारगढ़ का किला। और कुछ ही दिनों बाद मुग़ल के जो तोपें जो थी उससे चिनारगढ़ के किले को गिरा दिया गया और अपनी सेना को लेकर के चिनारगढ़ में प्रवेश कर गया कौन, हुमायूं। और इस बार शेर खान ही नहीं था फोर्ट पर, ठीक है। चिनारगढ़ के फोर्ट पर शेर खान ही नहीं था, लेकिन हुमायूं ने विजय हासिल की चिनारगढ़ के फोर्ट पर। और हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि हुमायूं की एक और आदत थी, वो छोटी सी भी जीत को वो ज़्यादा सेलिब्रेट करता था, ठीक है। और चिनारगढ़ के फोर्ट पर शेर खान तो नहीं मिला, लेकिन बहुत सारी शराब और बहुत सारा जो राशन पानी जो था वो उसको मिला चिनारगढ़ के फोर्ट पर, ठीक है। और इसी छोटी सी जीत को वो सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया और ये सेलिब्रेशन चलता है लगभग 40 दिनों तक। 40 दिन के बाद हुमायूं जो था वो चला कहाँ पर, बंगाल की तरफ, क्योंकि शेर खान बंगाल में भी रूल किया करता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब वो बंगाल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पड़ती है गोड़, और जैसे ही वो गोड़ पर पहुंचता है वहाँ देखता है कि वहाँ पे उसको बहुत ही लाशें मिली, लाशों के ढेर मिले। हुमायूं को शेर शाह ने वहाँ पे सब कुछ तबाह कर दिया था। उसी लाशों के ढेर को देख करके हुमायूं के द्वारा उस जगह को नाम दिया गया जनताबाद, ठीक है, जन्नताबाद। और हुमायूं के पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो अब हुमायूं अपनी हारी हुई सेना को लेकर के वापस आ रहा था दिल्ली की ओर, ठीक है। और जैसे ही वो दिल्ली की ओर आ रहा था अपनी हारी हुई सेना को लेकर के, बिहार में ही बक्सर के पास एक जगह पड़ती थी चौसा, वहाँ पे इसका वेट कर रहा था शेर खान। और 1539 में लड़ा गया बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। ये लड़ा गया हुमायूं एंड शेर खान के बीच में, और इस बैटल में शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया और एक टाइटल अडॉप्ट किया शेर शाह। ओके फ्रेंड्स, और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े के साथ ही नदी में कूद गया, ठीक है। जैसे ही वे डूबने लगा तो एक बिश्ती, जो नाव चलाने वाला होता है बिश्ती, उसका नाम था निज़ाम, ठीक है। निज़ाम ने ही हुमायूं को डूबने से बचाया और अपनी नौका पर बिठा करके नदी को पार करवाया। जैसे ही हुमायूं वापस आगरा में पहुंचा, और आगरा में अब पहले जब गद्दी में खुद नहीं बैठा, ठीक है, उसने निज़ाम को ही एक दिन का राजा बनाया और एक दिन का बादशाह बनाया हुमायूं ने। किसको? निज़ाम को, जिसने उसकी जान बचाई थी। ओके फ्रेंड्स, और याद रहे फ्रेंड्स, इसी निज़ाम के द्वारा चलाए गए लेदर कॉइन्स, चमड़े के सिक्के। चौसा के बैटल में तो किसी तरह से भाग निकला हुमायूं, लेकिन शेर खान ने क्या कहा था? शेर खान का उद्देश्य यही था कि वो मुग़ल को यहाँ से बाहर निकालेगा। तो बस नेक्स्ट ईयर ही एक और बैटल होती है और 1540 में लड़ा गया बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कनौज, ठीक है। बैटल ऑफ बिलग्राम जो था ये लड़ा गया हुमायूं एंड शेर खान के बीच में फिर से। इस बैटल में शेर खान जीत जाता है और हुमायूं फिर से हार जाता है और एस्टेब्लिश होती है सूरी डायनेस्टी इन इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। और यही सूरी डायनेस्टी जो है ये कहलाती है सेकंड अफगान डायनेस्टी, ओके। और सूरी डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट करके तो शेर खान ही कौन बन गया? शेर शाह सूरी। और इसी के अगले साल 1541 में हुमायूं जो था वो अपनी शादी करता है। हुमायूं की शादी होती है 1541 में हमीदा बानो बेगम के साथ। लंबे समय के इंतज़ार करने के बाद फाइनली 1554 में हुमायूं जो था वो भारत की ओर बढ़ा और इसने सबसे पहले कन्क्वेयर किया पेशावर, ठीक है।
और 1555 में हुमायूं ने कन्क्वेयर किया लाहौर। और उसके बाद जैसे ही लाहौर क्रॉस किया तो हम सब जानते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है पंजाब। जैसे ही इसने पंजाब क्रॉस किया तो पंजाब में सूरी डायनेस्टी के 2 सूबेदार जो थे वो इसका वेट कर रहे थे, ठीक है, नसीम खान और तातार खान। ओके, तो फिर एक बैटल होती है 1555 में, बैटल ऑफ माछीवाड़ा। ये किसके बीच होती है? हुमायूं एंड नसीम खान और तातार खान के बीच में, ठीक है। तो हुमायूं जो है वो नसीम खान और तातार खान को इसमें हरा देता है। और उसके बाद हुमायूं पहुंच गया पंजाब के ही इलाके में जो है सरहिंद, ठीक है। अब सरहिंद में पहुंचा हुमायूं और यहाँ पे होती है एक फेमस बैटल। ये बैटल होती है बिटवीन हुमायूं एंड सिकंदर सूरी के बीच में, ठीक है। तो सिकंदर सूरी जो है वो इस बैटल में हार जाते हैं और हुमायूं फिर से क्या कर लेता है, मुग़ल अम्पायर को एस्टेब्लिश करता है भारत में। मुग़ल अम्पायर एस्टेब्लिश करके कुछ ही महीने वो रूल कर पाया अम्पायर में। 1556 ईस्वी में दीन पना नाम एक स्थान पर अपनी ही लाइब्रेरी के छत पर शाम के समय वो नमाज़ पढ़ रहा था जब हुमायूं, और इसकी लाइब्रेरी को कहा जाता था शेर मंडल। शेर मंडल लाइब्रेरी की छत में जब नमाज़ पढ़ रहा था शाम को, जैसे ही वो वापस नीचे उतरने लगा तो उसके पाँव लड़खड़ाए और नीचे गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं को दफनाया गया दिल्ली में, ठीक है। और हुमायूं का मकबरा जो वो भी कहाँ पे है, दिल्ली में। ये बनवाया गया था उसकी बीवी हाजी बेगम के द्वारा। और अगर हम बात करें बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, तो हुमायूं की बायोग्राफ़ी जो थी ये इसकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई और इसको कहा गया हुमायूंनामा। ओके फ्रेंड्स, और ये था हमारा आज का टॉपिक हुमायूं, ठीक है फ्रेंड्स। जिसको भी कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शेरशाह सूरी की, जो ये 15 ईयर का पीरियड जो हमने मिस किया बीच में, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतने, धन्यवाद। और अब हुमायूं चले जाते हैं अपने फ्रेंड जो किंग है विरसल ऑफ अमरकोट, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। यहाँ पे चल जाते हैं अब हुमायूं। और किंग वीरसाल जो है इसी के महल में ही अमरकोट में जन्म हुआ अकबर का। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है। ये कहाँ पर होता है? किंग वीरसाल के महल में, अमरकोट में इसका जन्म होता है। और अकबर के बचपन का जो नाम था वो था बदरुद्दीन। ओके, इसके बाद हुमायूं गुरु अंगद देव जो सिख के सेकंड गुरु हैं वहाँ पे अपनी ब्लेसिंग लेने गया। और वहाँ पे अब हुमायूं ने डिसाइड किया कि जो भी इसने पहले मिस्टेक्स की थी, गलतियाँ की थी, अब उसको वापस नहीं दोहराएंगे, उसको सुधारने का वक्त आ गया है। और अब हुमायूं अपने नवजात पुत्र को, ठीक है, अकबर को उसी की ही दाई माँ के पास छोड़ करके और हमीदा बानो बेगम को लेकर के चला गया ईरान पर्शिया में। और हुमायूं पर्शिया गया और वहीं से ही क्या लेकर के आया, उसकी मदद लेकर के आया। तो अब आगे 1545 में हुमायूं ने कन्क्वेयर कर दिया काबुल एंड कंधार, और उसका भाई वहाँ पे रूल कर रहा था, ठीक है। और वहाँ पे अपने भाई की ही कामरान की हत्या करवा के वापस से छीन लिया काबुल एंड कंधार। काबुल में ही हुमायूं का सेनापति आर्मी चीफ बना बैरम खान, और यही बैरम खान आगे चल करके अकबर का गार्डियन बनेगा, ठीक है, संरक्षक बनेगा अकबर का, वो यही बैरम खान था। 1545 में ये रूलर बनता है काबुल और कंधार का। और इस बार उसने हुमायूं ने कोई भी जल्दबाजी नहीं की और वो वेट करता रहा कि जब तक सूरी डायनेस्टी कमज़ोर नहीं होगी तब तक वो क्या करेगा, अपनी आर्मी जो है वो पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा काबुल एंड कंधार में। सूरी डायनेस्टी 1540 में एस्टेब्लिश होती है शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बैटल ऑफ बिलग्राम में हराया 1540 में, ठीक है। उसके बाद एस्टेब्लिश होती है सूरी डायनेस्टी, ठीक है। और शेरशाह सूरी रूल करता है 1540 से लेकर के 1545 तक, ठीक है। और सूरी डायनेस्टी को सेकंड अफगानी डायनेस्टी भी कहा जाता है। ओके, अगर हम बात करें शेरशाह सूरी पैदा हुए थे 1472 में। इसमें कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि वो 1486 में पैदा हुए थे। और शेरशाह सूरी पैदा हुए थे पंजाब के होशियारपुर में, ठीक है। और इनके बचपन का नाम था फरीद। शेरशाह सूरी के फादर का नाम था हसन खान, ठीक है। ये लैंडलॉर्ड था जौनपुर का। और प्राइमरी एजुकेशन जो थी फरीद की वो भी कहाँ से हुई? जौनपुर से, ठीक है। जब ये प्राइमरी एजुकेशन ले रहा था जौनपुर से, तो बिहार में एक रूलर रूल किया करता था बहार खान लाहौनी, ठीक है। और जैसे ही फरीद की बेसिक एजुकेशन जो ख़त्म होती है उसके बाद जो फरीद जो था ये बॉडीगार्ड बन गया बहार खान लोहानी का, और साथ में रहने लगा बहार खान लोहानी के। ऐसा हिस्टोरियन का मानना है कि एक बार जो बहार खान लोहानी जो था वो शिकार करने जंगल में गया, ठीक है। तो
उसके साथ गया शेर शाह भी, क्योंकि वो उसका अंगरक्षक था, ठीक है, उसका बॉडीगार्ड था, और वहाँ पे अटैक कर दिया शेर ने बहार खान लोहानी पे। तो जैसे ही शेर ने अटैक किया तो शेर शाह ने जो अपनी तलवार के साथ शेर को मार गिराया। तो इसी बात पे खुश होकर के जो बहार खान लोहानी ने टाइटल दिया शेर शाह को शेर खान। ओके फ्रेंड्स, जब हमने मुग़ल डायनेस्टी पढ़ी थी, जब बाबर ने एस्टेब्लिश किया था मुग़ल एम्पायर इन इंडिया, ठीक है, तो तब यही शेर शाह जो था ये मुग़ल आर्मी में शामिल हो गया था। और हमने जब पढ़ा था कि मैदानी राव के साथ जब बाबर के फाइट हुई थी, ठीक है, तो बैटल ऑफ चंदेरी में, तो ये मैदानी राव के ख़िलाफ़ लड़ा भी था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब इसे पता चला कि जो बाबर जो है उसकी नज़रें इस पर हैं, तो ये वहाँ से निकल कर के आ गया और ये कसम खा के आया था कि मैं मुग़लों को यहाँ से बाहर निकालूंगा, ठीक है। और बाबर की आर्मी से निकल कर के बाद, ठीक है, इसने हाथ मिला लिए थे महमूद लोदी से, ठीक है। तो महमूद लोदी कौन था? एक अफ़गानी था, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, ठीक है, ये एक अफ़गानी था और वहाँ पे जाके ये संघर्ष कर रहा था कि किस तरह से हम क्या करें, मुग़ल एम्पायर को यहाँ से बाहर निकालें। और 1529 में ये फिर महमूद लोदी के साथ मिल करके अटैक करता है भारत में, ठीक है, जब बैटल ऑफ गागरा होती है, ओके। तो उसमें महमूद लोदी जो था वो हार गया था और बाबर वो बैटल भी जीत गया था। इससे पहले हमने पढ़ा था हुमायूं वाली वीडियो में कि 1532 में हुमायूं ने फर्स्ट टाइम घेरा डाला था चुनारगढ़ फोर्ट में, यहाँ पे रहता था शेर शाह सूरी, और सेकेंड टाइम डाला था 1538 में, ठीक है। उसके बाद एक बैटल हुई 1539 में, बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ जो बिलग्राम जो थी वो होती है 1540 में, ठीक है। ये एक निर्णायक बैटल थी और इसमें शेर शाह सूरी ने डिफीट कर दिया किसको? हुमायूं को, और एस्टेब्लिश कर दी सूरी डायनेस्टी इन इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। और जब इसने बैटल ऑफ बिलग्राम को जीता और एस्टेब्लिश की सूरी डायनेस्टी इन इंडिया, तो इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया, टाइटल हज़रत आला। ओके, शेर शाह सूरी को हिस्ट्री में सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर भी माना जाता है और इसके समय में जो 4 सड़कें का निर्माण हुआ, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। और पहली रोड सड़क आज़म, ठीक है, और जो सड़क आज़म इसे शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये बनाई गई थी बंगाल के सुंदरगांव से लेकर के पेशावर तक, ठीक है। तो इस रोड में 1700 सराय भी बनाई गई, ठीक है। तो सराय मीन्स वो जो रेस्ट कर है ना, जब भी कोई राहगीर जो आएगा वो रेस्ट करेगा वहाँ पे, और उसके साथ कोसी मीनार भी बनाई गई, तो ताकि ये पता चले कि उनका कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया उन्होंने, ठीक है। तो 1839 में अगर हम बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड जो गवर्नर जनरल जो थे ब्रिटिशर के, उसके द्वारा ये सड़क आज़म के नेम को चेंज करके क्या रख दिया गया? जीटी रोड। ओके फ्रेंड्स, और दूसरी रोड बनाई गई आगरा से बुरहानपुर, और तीसरी रोड आगरा से चित्तौड़गढ़, एंड फोर्थ लाहौर टू मुल्तान। उसके बाद शेर शाह सूरी ने कनौज का नाम चेंज करके शेर शाह नगर कर दिया, ठीक है। पाटलिपुत्र का पटना, ठीक है, जो आज बिहार की जो कैपिटल जो है, ठीक है। उसके बाद 2 फोर्ट का निर्माण किया, एक रोहतासगढ़ फोर्ट, दूसरा ओल्ड फोर्ट जिसका वास्तविक नाम है इलाए कुन्हा, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर तो सिल्वर कॉइन, रुपया एंड कॉपर कॉइन दाम भी जो इंट्रोड्यूस किया था ये शेर शाह सूरी के द्वारा हुआ था। शेर शाह सूरी ने ही स्टार्टेड की पोस्टेज सर्विसेज एंड हुलिया डाक सिस्टम भारत में, ओके। तो 1545 में किलिंजर मिशन में जाते हैं शेर शाह सूरी, ठीक है। तो किलिंजर मिशन में जाते हैं तो एक वहाँ के फोर्ट में जो गोला जो है वो दागते हैं, लेकिन वो उसकी दीवारों से टकरा करके वापस जहाँ शेर शाह सूरी थे वहाँ पे भी वो ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि सूरी टोम जो है वो सासाराम बिहार में है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से मृत्यु हो जाती है शेर शाह सूरी के। और ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे होती है? यूज़ ऑफ उक्का वेपन, ठीक है, उक्का वेपन के द्वारा। शेर शाह सूरी के 2 बेटे हुए, ठीक है, आदिल शाह एंड जलाल खान। तो शेर शाह सूरी के मरने के बाद इस्लाम खान सूरी जो जलाल खान जो था ये गद्दी पे बैठा है लगभग 1545 से लेकर के 1553 तक, ठीक है। तो उसके बाद फिरोज़ शाह को गद्दी में बिठाया गया, लेकिन ये 3 दिन के लिए बिठाया गया क्योंकि आदिल शाह सूरी ने इसको हरा दिया, इसको मरवा दिया, ठीक है। तो आदिल शाह सूरी जो है अब नेक्स्ट सक्सेसर बनते हैं शेर शाह सूरी डायनेस्टी के, ठीक है। तो ये रूल करते हैं 1553 से लेकर के 1555 तक। आदिल शाह का एक वज़ीर हुआ करता था हेमू, और ये बिलोंग करता था रेवाड़ी का, ठीक है। ये रेवाड़ी का एक हिंदू शासन था। और अब लास्ट रूलर जो था सूरी डायनेस्टी का वो था सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी 1555 में जो गद्दी पर बैठता है और हुमायूं ने इसको हरा दिया बैटल ऑफ सरहिंद में, ठीक है। और एस्टेब्लिश किया हुमायूं ने फिर से मुग़ल एम्पायर भारत में। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी सूरी डायनेस्टी। क्या अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में राजस्थान के अमरकोट में हुआ। तो इनके बचपन का नाम था बदरुद्दीन, और जब हुमायूं की डेथ होती है
तो बदरुद्दीन जो था वो दिल्ली में नहीं था। वह बैरम खान के साथ एक मिशन पे गया था, कालानौर मिशन पे, गुरदासपुर पंजाब में। और उस समय अकबर की उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी, ठीक है। तो इसीलिए 13 वर्ष की ही उम्र में अकबर का जो कोरोनेशन कर दिया गया, उसको राज तिलक किया गया और वह भारत का एक नया मुग़ल शासक बना, ठीक है, बाय द नेम ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अब एक जो प्रॉब्लम ये हुई कि जब थोड़ी देर के लिए दिल्ली साम्राज्य खाली हुआ, तब हरियाणा के रेवाड़ी से एक हिंदू शासक जिसका नाम था हेमू, उसने दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली पे आक्रमण करके वो दिल्ली के सिंहासन पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठा हेमचंद्र विक्रम आदित्य बनकर। और इसके बाद 5 नवंबर 1556 पे होता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और अकबर और हेमू के बीच में होता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर की तरफ से उनकी सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खान और दूसरी तरफ हेमू। इस बैटल में बैरम खान डिफीट कर देता है हेमू को और उसे किल कर देता है, मार देता है। और इसी तरह से मुग़लों का राज्य स्थापित होता है फिर से दिल्ली पर और आगरा पर, ठीक है। और फिर से मुग़ल अम्पायर जो था वो गिरते गिरते बच जाता है। अकबर का जो रूलिंग पीरियड जो था वो था 1556 से लेकर के 1605 तक। और क्योंकि अकबर की उम्र जो थी वो काफ़ी कम थी, इसलिए उसका गार्डियन बना बैरम खान। और 1556 से लेकर के 1560 तक उसका संरक्षण किया बैरम खान ने। और इसी बैरम खान ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया और 1560 में लड़ा गया बैटल ऑफ तिलवाड़ा। और इस बैटल में अकबर ने बैरम खान को हरा दिया और हमेशा के लिए मक्का जाने का आदेश दिया। और अब 1560 में फाइनली एक इंडिपेंडेंट शासक बना अकबर। अकबर एक इंडिपेंडेंट शासक तो बन गया, लेकिन उम्र अकबर की इतनी नहीं थी। और साथ में हम सब जानते हैं अकबर जो था वो एक इलिटरेट शासक था, वो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। और स्टार्टिंग के पीरियड में अकबर को शासन करने में बहुत सारी परेशानी हुई और इसीलिए उसने जो भी डिसीज़न लेना होता था वो लिया करता था अपनी दाई माँ से, उनका नाम था महाम अंगा। 1560 से लेकर के 1562 तक, ठीक है। इस समय में अकबर ने जो भी डिसीज़न लिए वो महाम अंगा के इन्फ्लुएंस में ही लिए। अकबर अपनी माँ से भी ज़्यादा महाम अंगा के इन्फ्लुएंस में रहा करता था और जो भी डिसीज़न महाम अंगा कहा करती थी वो ले लिया करता था। और हिस्टोरियन जब 1560 से लेकर के 1562 तक का समय जो अकबर का उन्होंने उसके बारे में स्टडी कर रहे थे, तो इसी समय को उन्होंने कहा था कर्टन रूल, ठीक है। तो कर्टन रूल का नाम दिया था इसी समय पे। और कुछ हिस्टोरियन ने कहा है पेटीकोट गवर्नमेंट ऑफ मुग़ल डायनेस्टी, ये मुग़ल शासन की एक पेटीकोट सरकार थी, इस तरह से हिस्टोरियन ने इसे कहा है। क्योंकि इस समय में जितने भी डिसीज़न लिए वो लिया करती थी महाम अंगा और जो नाम का ही रूलर जो था वो था अकबर, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में 1561 में अकबर ने अपना पहला अटैक किया बाज बहादुर जो रूलर था मालवा का। बाज बहादुर को अपने अधीन करके अकबर चल पड़ा राजस्थान के अमेर की तरफ। और वहाँ पर एक रूलर जो था वो शासन कर रहा था, उसका नाम था राजा बारमल। और उसी राजा बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उसके सामने सरेंडर किया और उसी बारमल की पुत्री के साथ विवाह हुआ अकबर का। और 1561 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की शादी होती है हरखा बाई से, और यही हरखा बाई प्रसिद्ध हुई मरियम उज़ ज़मानी के नाम से। और फाइनली 1562 में महाम अंगा का इन्फ्लुएंस जो था वो भी समाप्त होता है और 1562 में अकबर जो थे अब बन गए फुल इंडिपेंडेंट रूलर, ठीक है। और उसके बाद अकबर ने ऐसे ऐसे काम किए जिसके कारण वो एक बना महान मुग़ल रूलर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट हम बात करेंगे अकबर के वो काम जिसके कारण इन्हें एक महान मुग़ल शासक कहा गया है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो देखने से पहले इसके पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था अकबर, ओके। तो अकबर की जो पहली वीडियो जो थी वो हमने अपलोड कर ली है, तो उसी को आगे कंटिन्यू लेकर के चलेंगे। तो हमने उस वीडियो में 1562 तक अकबर का रूल के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उसके आगे बात करेंगे अकबर ने क्या किया अपने पूरे कैरियर में, ठीक है। तो कैसे वो एक महान शासक बना उसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। तो आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1562 में अकबर ने प्रोहिबिटेड कर दी स्लेवरी को, जो दास प्रथा जो थी उसको समाप्त किया 1562 में अकबर ने। उसी के अगले साल 1563 में जलालुद्दीन ने सती सिस्टम को बैन कर दिया, ठीक है। प्रोहिबिटेड सती सिस्टम, सती प्रथा को बैन करवाया अकबर ने 1563 में।
1564 में अकबर ने रिमूव कर दिया जाजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स, ठीक है। जो तीर्थ यात्री के ऊपर जो टैक्स लगा जाता था वो भी अकबर के द्वारा हटा दिया गया 1564 में। और जैसे ही जब इसने ये पिलग्रिमेज टैक्सेस और जाजिया वगैरह ये सब काम किए तो उसकी प्रजा के लिए ये काफ़ी अच्छे काम थे, ठीक है। और यही सबसे बड़ी राहत थी उसकी प्रजा के लिए, और जनता ने खुश होकर के इसे अकबर की उपाधि दी। और उसके बाद ये कहलाया जलाल-उद-दीन मोहम्मद अकबर। जैसे कि हम जानते हैं अकबर को एक ऐसा रूलर माना गया है कि जो सभी धर्मों की बराबर में इज़्ज़त करता था, सभी धर्मों को वो इक्वल रिस्पेक्ट करता था, और अकबर को किसी भी धर्म से कोई भी दिक्कत नहीं थी, और इसीलिए वह खुद ही फॉलो करता था इस्लाम भी और सूफीज़म भी। और अकबर एक पहला रूलर था जिसने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था सूह-ए-कुल की नीति। सूह-ए-कुल का मतलब था कि जो सूफीज़म जो है उसको भी सपोर्ट करना और उसे संरक्षित देना, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं ये फतेहपुर सीकरी में एक सूफी संत हुआ करते थे सलीम चिश्ती, और उसी का फॉलोवर हुआ था अकबर, ठीक है। अकबर वाज द फॉलोवर ऑफ शेख सलीम चिश्ती, ओके। ये कहाँ के रहने वाला था? फतेहपुर सीकरी के। शेख सलीम चिश्ती की ही कॉटेज में 1569 में अकबर के बेटे का जन्म हुआ, और अपने ही गुरु के नाम पे अपने बेटे का नाम रखा उसने सलीम। और हम सब जानते हैं यही सलीम जो है ये आने वाले समय में मुग़ल का अगला शासक बनेगा जहांगीर के नाम से। अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत सारे मिशन किए, और उसी में से सबसे एक फेमस जो मिशन जो है वो है गुजरात मिशन। 1572 में अकबर एक मिशन करते हैं गुजरात मिशन, और इसने गुजरात को अपने मुग़ल अम्पायर में मिलाया। इसी मिशन के दौरान अकबर के साथ दो नई चीज़ें हुई। सबसे पहले अकबर ने फ़र्स्ट टाइम सी को देखा, समुद्र को देखा, और अकबर की मुलाकात हुई पुर्तगीज़ के साथ। इसी ओकेज़न के ऊपर, इसी विक्ट्री के ऊपर 1573 में अकबर ने बिल्ड किया बुलंद दरवाज़ा इन फतेहपुर सीकरी, ठीक है। इससे पहले मुग़लों की जो कैपिटल जो हुआ करती थी वो होती थी आगरा में, लेकिन 1573 में अकबर ने जो कैपिटल जो थी वो शिफ्ट कर दी आगरा से फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा के साथ साथ अकबर ने और भी बहुत सारे बिल्डिंग के निर्माण कराए, जैसे इबादत खान, पंचमहल, मरियम महल एंड टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती। क्योंकि अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती की मृत्यु जो थी वो इसी के शासक काल में हुई थी, तो इसीलिए उसने टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती बनाया फतेहपुर सीकरी में। और अकबर ने अपने शासक काल में 3 और किलों का निर्माण करवाया था। सबसे पहले आगरा फोर्ट, फिर इलाहाबाद फोर्ट एंड लाहौर फोर्ट। और ये सभी इमारतें बनाने वाला कौन है? जलाल-उद-दीन मोहम्मद अकबर। और इसके बाद 1576 में अकबर ने एक और फेमस बैटल लड़ा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो था ये लड़ा गया अकबर एंड महाराणा प्रताप के बीच में। जैसे कि हम सब जानते हैं अकबर की तरफ से उसके सेनापति ने इस मिशन को अंजाम दिया था मान सिंह ने, ठीक है। और इस बैटल में मान सिंह डिफीट कर देते हैं महाराणा प्रताप को। अकबर के बारे में एक और बात याद रखेंगे कि सिखों के चौथे गुरु हुआ करते थे गुरु रामदास, और ये गुरु रामदास अकबर के एक परम मित्र हुआ करते थे। इसीलिए अकबर ने अपने मित्र गुरु रामदास को 500 बीघा लैंड जो थी वो उपहार में दी थी। और इसी 500 बीघा लैंड में गुरु रामदास जी ने एक शहर का निर्माण किया, और उस शहर का नाम रखा गया रामदास नगर। और आगे चल करके वही रामदास नगर जो था वह कहलाया अमृतसर, और उसी भूमि पर निर्माण करवाया गया गोल्डन टेम्पल का। कुछ क्वेश्चन गोल्डन टेम्पल के ऊपर अराइज हो सकते हैं, जैसे कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गोल्डन टेम्पल का निर्माण जो था वो गुरु अर्जुन देव ने किया था, और इसकी नींव एक मुस्लिम द्वारा रखी गई थी जिसका नाम था मियाँ मीर। मियाँ मीर के द्वारा ही गोल्डन टेम्पल की नींव रखी गई थी, और इसके ऊपर स्वर्ण परत जो है वो चढ़ाई गई थी महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। और याद रखिएगा अकबर ने स्टार्ट किया था मनसबदारी सिस्टम। अकबर ने अपने शासनकाल पे मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत की, जो अडॉप्ट की गई थी
मंगोलिया से। अपने साम्राज्य में लोगों को प्रांत देना और उसके साथ एक सेना की टुकड़ी भी देना, ठीक है, यही कहलाता था मनसबदारी सिस्टम। ये प्रथा पहले मंगोलिया में स्टार्ट की गई थी गेंगिस खान के द्वारा, और इस प्रथा को हिंदुस्तान में चलाया गया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा। 1582 में अकबर ने एक नया रिलीजन फाउंड किया था, दीन इलाही, और ये ऐलान करवाया गया जिसने भी दीन इलाही रिलीजन को अडॉप्ट करना है उसे संडे को मेरे दरबार में आना पड़ेगा और अकबर के सामने सिजदा पायबुस करके ज़ोर से कहेगा अल्लाहू अकबर। जैसे ही वो कहेगा अल्लाहू अकबर, और वो कौन से धर्म का माना जाएगा, दीन इलाही धर्म का। ओके फ्रेंड्स, और ये भी याद रखेंगे सिर्फ मुस्लिम ही थे जिन्होंने अडॉप्ट किया था दीन इलाही रिलीजन को। सिर्फ एक ही हिंदू ने दीन इलाही को अडॉप्ट किया था, वो था बिरबल, जिसका रियल में नाम था महेश दास। और इसी के अगले साल अकबर ने बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत की, जैसे कि इलाही संवत, इलाही कॉइन्स, इलाही गज़। इलाही गज़ एक भूमि नापने की प्रक्रिया थी, ठीक है, और ये किसके बराबर थी, 31 इंचज़ के बराबर, ठीक है। उसके बाद अकबर ने प्रयाग का नाम चेंज करके रखा इलाहाबाद, और हम सब जानते हैं इलाहाबाद का वापिस से नाम प्रयागराज रख दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और अकबर के पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर कहा जाता है, स्वर्ण काल ऑफ लिटरेचर जो कहा जाता है वो अकबर के पीरियड को कहा जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं अकबर एक इलिटरेट था, एक अनपढ़ था, और उसे साहित्य का, लिटरेचर का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, और ये सभी किताबों को पर्शिया में ट्रांसलेट करवाया करता था और उसी को सुना करता था। अकबर ने हमारे वेदों को, हमारे रामायण को, हमारे महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया, और हमारे महाभारत को रज़मनामा के नाम से ट्रांसलेट किया गया है पर्शियन में, और इसको ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति था अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा ही महाभारत को ट्रांसलेट किया गया है रज़मनामा के नाम पे पर्शियन में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं अकबर के बेटे सलीम को एक बिगड़ेल औलाद माना गया है। वो क्यों माना गया, उसके पीछे भी रीज़न है कि जब अकबर जो था ये रूल कर रहा था, इसका बेटा बार बार इस पर आक्रमण कर रहा था, ठीक है। और जैसे ही सलीम आक्रमण करता उसी टाइम अकबर जो था वो अपने सेनापति को बेच करके कंट्रोल कर दिया करता था। 1598 में सलीम ने रिवोल्ट किया अकबर के ख़िलाफ़, ठीक है। तो सलीम ने क्या किया, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, इलाहाबाद का एक इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया, किसके साथ मिलकर के, पुर्तगाली से मिलके। जैसे ही ये बात अकबर को पता चलती है तो अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को बेच करके फिर से इस रिवोल्ट को कंट्रोल किया। लेकिन हद तो तब होगी जब सलीम ने 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी। अब अबुल फजल को उसने मार दिया, ठीक है। और अबुल फजल हम जानते ही कौन है, ये अकबर के नवरत्नों में से एक काफ़ी फेमस जो थे वो थे अबुल फजल, ठीक है। तो सलीम के द्वारा इसको मरवाया गया 1602 ईस्वी में। और अबुल फजल जो था ये अकबर के काफ़ी करीब था, और इसकी हत्या के बाद अकबर को काफ़ी गुस्सा आया और उसने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे मरने के बाद जो मुग़ल का जो शासक जो होगा वो सलीम नहीं होगा, वो होगा सलीम का बेटा खुसरो। और मुग़ल बादशाह डिक्लेयर कर दिया गया खुसरो को। और इस बात से सलीम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क तब पड़ा जब अकबर जो था बीमार हो गया और वो बेड रेस्ट में आ गया। तो अब सलीम को लगा कि उसका बेटा जो है वो नेक्स्ट रूलर ना बन जाए, तो इसीलिए वो गया अकबर के पास, माफ़ी मांगी, लेकिन अकबर ने उसे माफ़ नहीं किया। और उसके बाद मान सिंह और टोडरमल के समझाने के बाद अकबर माना और सलीम को जो नेक्स्ट सक्सेसर जो है वो घोषित किया। और अब 1605 ईस्वी में जब अकबर जो है उसकी मृत्यु होगी तो उसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर जो बनेगा वो बनेगा सलीम। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद ये बात जब सक्सेसर बन गया सलीम तो ये बात उसके बेटे खुसरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और वो रिवोल्ट करेगा अपने पिता सलीम को, ठीक है। तो अब ये जो रिवोल्ट की प्रथा जो थी, जो बेटा जो है वो बाप को रिवोल्ट कर रहा है, ये प्रथा शुरू की किसके समय पे, ये होना शुरू होगी अकबर के समय में, ठीक है। इस तरह का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि किसके समय में जो रिवोल्ट जो थी अपने फादर के अगेंस्ट वो होना शुरू हुई अकबर के शासनकाल में। ओके फ्रेंड्स, और ये विद्रोह, ठीक है, अपने फादर के खिलाफ जो विद्रोह मुगल शासक में अब जो स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद ये कब तक चलेगा, जब तक ये मुगल साम्राज्य जो है ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये विद्रोह जो है वो कंटिन्यू चलेंगे। अब आने वाली वीडियोज़ में उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1599 में जॉन
मिल्डे निहाल जो था ये भारत में आया सबसे पहला ब्रिटिशर 1559 में भारत में आया, उसका नाम था जॉन मिल्डे निहाल। और ये किसके समय में आया? ये आया अकबर के समय में, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर की एंट्री भी अकबर के समय में हुई भारत में। रॉल्फ फिंच वो इंसान था जो सबसे पहले विज़िट किया अकबर के कोर्ट में, ठीक है। तो अकबर के कोर्ट में सबसे पहले जो विज़िट किया वो किसने किया? रॉल्फ फिंच ने। और उस समय ब्रिटिश की महारानी थी एलिज़ाबेथ टेलर फर्स्ट, ठीक है। क्वीन एलिज़ाबेथ टेलर फर्स्ट जो थी ये ब्रिटिश की महारानी थी उस समय। ओके फ्रेंड्स, रॉल्फ फिंच वापस ब्रिटेन लौटे और जैसे ही वो ब्रिटेन लौटे उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। उस ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर। मर्चेंट एडवेंचर एक व्यापारियों का ग्रुप था और यही मर्चेंट एडवेंचर का ग्रुप महारानी एलिज़ाबेथ टेलर फर्स्ट से परमिशन लेने के लिए गया कि हम भारत में ट्रेड कर सकते हैं। और इसी एलिज़ाबेथ ने भारत में 15 साल तक की व्यापार करने की परमिशन दे दी। और 31 दिसंबर 1600 को हस्ताक्षर किए। उसमें क्या लिखा था कि अब आप ट्रेड कर सकते हो 15 साल के लिए भारत से। और 1600 ही में एस्टेब्लिशमेंट होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। और आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन करके आते हैं, जैसे कि किसके समय में, किसके रूलिंग समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट होती है, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। और पहले कौन आया था इसके कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में सबसे पहले कौन आया था, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। और अब फ्रेंड ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट होगी कहाँ? ये हुई थी लंदन में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट लंदन में हुई थी। कब हुई थी? 1600 AD में। और उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर। 1605 ईस्वी में अकबर की डेथ हो जाती है बाय डिसेंट्री, ठीक है। अकबर बीमार हुआ और उसकी मृत्यु होगी 1605 ईस्वी में। और अकबर टोम जो है वो भी है सिकंदराबाद जो आगरा में है। ओके फ्रेंड्स, और अकबर की बायोग्राफी ऐन अकबरी या अकबरनामा लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखने में 7 साल का समय लगाया, ठीक है। तो 7 साल में लिखी गई आइन अकबरी या अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा। और अब हम बात करते हैं 9 जेम्स ऑफ अकबर। जैसे कि हम सब जानते हैं अकबर के दरबार में अकबर के जो 9 बहुत ही प्रिय लोग जो हुआ करते थे, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन बन करके आता है कि सबसे पहले 9 जेम्स जो थे, ये रतन जो थे, ये किसने सबसे पहले अपने कोर्ट में रखे थे? तो उसका आंसर है फ्रेंड्स चंद्रगुप्त सेकंड। ओके, गुप्ता डायनेस्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट महाराजा जो था, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, वो सबसे पहले 9 जेम्स जो था वो अपने कोर्ट में रख चुका था। सबसे पहले बीरबल, जिसका रियल नेम था महेश दास। उसके बाद सेकंड नंबर तानसेन, तानसेन का वास्तविक में नाम था रामधेनु पांडे। थर्ड नंबर पे मानसिंह, फिर टोडरमल, उसके बाद अबुल फजल, फिर अब्दुल रहीम खाने खाना, 7वां फैज़ी, 8वां मुल्ला दू प्याजा, 9वां था फ़कीर अजीउद्दीन, ठीक है। यही जो थे 9 जेम्स ऑफ अकबर, यही 9 मिलकर के कहलाते थे नवरत्न ऑफ अकबर, ठीक है, 9 जेम्स ऑफ अकबर। जैसे कि हम सब जानते हैं बीरबल जो था वो एक मुख्य सलाहकार था, चीफ एडवाइज़र था अकबर का। तानसेन की बात करें, तानसेन एक रॉयल सिंगर, ये गायक था। मानसिंह एक सेनापति था जिसको मीर बख्शी कहा जाता था। और टोडरमल जो था ये एक फाइनेंस मिनिस्टर था। अबुल फजल और ये रहीम खाने खाना ये दोनों एक राइटर भी थे। और बाकी जो बचे इनकी इतनी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है और ना ही हमें इन्हें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मानसिंह और टोडरमल और बीरबल, ठीक है, इन ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और याद रखेंगे मानसिंह जो है ये एक सेनापति है और टोडरमल जो है ये एक वित्त मंत्री है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है अकबर का। तो यही था हमारा फ्रेंड्स जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा था, इसीलिए हमें क्या किया, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसकी 2 वीडियोस हमने पहले अपलोड कर ली हैं, ये थी हमारी तीसरी वीडियो, ठीक है। और जितना हमने पढ़ा ये एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जहांगीर की। इससे पहले हमने बाबर को पढ़ा था, बाबर के बाद हमने हुमायूं को पढ़ा, उसके बाद शेरशाह सूरी को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो फिर हमने पढ़ा अकबर को। तो आज हम बात करेंगे अकबर के बेटे सलीम, जिसको बोला गया जहांगीर। ओके, आइए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। अकबर जो था ये फॉलोवर हुआ करता था शेख सालिम चिश्ती का, उसी की कॉटेज में जन्म होता है जहांगीर का। और अगर हम रूलिंग पीरियड की बात करें जहांगीर की 1605 से लेकर के 1627 तक, और इसके बचपन का नाम हुआ करता था सलीम। ओके, एंड जो सलीम का चीफ इंस्ट्रक्टर जो था वो था अब्दुल रहीम खाने खाना। इसका मुख्य परिशिक्षक कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। 1585 में जहांगीर मैरी टू मानबाई। अब जहांगीर की शादी होती है मानबाई से। ये मानबाई जो थी ये डॉटर थी भगवान दास की, ओके। और इसी से एक जहांगीर का बेटा होता है, कौन सा? खुसरो। और उसके बाद 1588 में सलीम मैरी टू जगत गोसाई, ठीक है, यार जोधाबाई से उसकी शादी होती है 1588 में। और
जो जोधाबाई जो थी ये किसकी बेटी थी? उदय सिंह की, द रूलर ऑफ मारवाड़। ओके। 1592 में जन्म होता है खुर्रम का। ठीक है, ये खुर्रम जो था ये बेटा था जगत गोसाई का, और यही खुर्रम जो है ये आगे चल करके मुग़ल बादशाह बनेगा शाहजहाँ के नाम से। हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी फ्रेंड्स, अकबर जो था वो काफ़ी दुखी था अपने बेटे सलीम से, क्योंकि सलीम एक ऐसा बेटा था जिसको बिगड़ेल औलाद भी कहा गया। तो वो बार बार अटैक किया करता था अकबर पे, और अकबर उसे माफ़ कर दिया करता था। और सलीम ने ही अबुल फजल की हत्या करवाई थी, जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। ठीक है, तो 1605 में सलीम माफ़ी मांग लेते हैं अकबर से, और अकबर उन्हें माफ़ भी कर देते हैं। तो लेकिन अकबर सलीम से दुखी होकर के अपना नया मुग़ल बादशाह जो था वो अपने पोते खुसरो को घोषित कर देता है। लेकिन 1605 में जब सलीम उसे माफ़ी मांगता है तो फिर उसको माफ़ कर करके वो अगला घोषित सलीम को कर लेता है। अब खुसरो जो था वो भी देख चुका था बादशाह के सपने, और जहांगीर को उसने घोषित कर दिया नेक्स्ट सक्सेसर। फिर उसके बाद 1606 ईस्वी में रिवोल्ट होता है खुसरो और सलीम के बीच में। ठीक है, और खुसरो को हेल्प करता है। खुसरो की हेल्प किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। ये 5th गुरु थे सिख के, इसने ही खुसरो को अपने शरण में रखा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बैटल में जहांगीर ने अपने बेटे को अंधा कर दिया और गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी, और इसके बाद मुग़लों और सिखों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई। ठीक है, और ये तब तक चलेगी जब तक मुग़ल साम्राज्य ख़त्म नहीं होगा, जब तक मुग़ल डायनेस्टी जो है वो ख़त्म नहीं होगी, तब तक ये चलेगी उनके बीच की दुश्मनी। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था ये भारत में आया। ये पहला ब्रिटिशर भी था, और ये रिप्रेजेंटेटिव बन के आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। यह भारत में आया, मुग़ल दरबार में आया फैक्ट्री लगाने के लिए भारत में, और जहांगीर ने इसको मछलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाने की परमिशन भी थी। और अंग्रेज़ों की सबसे पहली जो टेम्परेरी फैक्ट्री जो थी वो लगी मछलीपट्टनम में। और उस समय जहांगीर और डच के बीच में काफ़ी जो विवाद हो रहे थे, तो ये परमिट कैंसिल कर दिया गया जहांगीर के द्वारा। उसके बाद फर्स्ट स्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में लगाई गई। ठीक है, तो सेकंड जो ब्रिटिशर जो था सर थॉमस रॉय, उसको भेजा गया था किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्थायी फैक्ट्री लगेगी 1613 ईस्वी में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को 15 साल का अधिकार जो था वो दिया गया था भारत में ट्रेड करने के लिए। और जहांगीर जो था ये अपने जस्टिस के लिए काफ़ी फेमस था। जहांगीर के पास एक चेन हुआ करती थी। ठीक है, तो वो उसी को चेन ऑफ जस्टिस या जंजीर कहा जाता था, न्याय की जंजीर। और ये आगरा के किले के बाहर लगाई गई थी, और इसमें बहुत सारी घंटियाँ लगी थी। ठीक है, और जहांगीर ने घोषणा करवाई थी अगर किसी भी इंसान को जस्टिस चाहिए तो वहाँ की लगी जंजीर के साथ जो बेल से उसको रिंग करे, उसको बेल करे। ठीक है, और जैसे ही वो उनको रिंग करेगा, ठीक है, या उस घंटियों को बजाएगा, तो आगरा के किले उसके लिए खुल जाएंगे, चाहे वो आधी रात क्यों ना हो। और उसी समय दरबार लगा करके उसको न्याय दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है जहांगीर का, तो जहांगीर सबसे पहला रूलर था जिसने टोबैको को प्रोहिबिटेड कर दिया था, टोबैको को बैन किया था। पुर्तगाली जो थे वो भारत में तंबाकू लेकर के आए थे, उन्होंने ही सबसे पहले टोबैको की खेती जो थी वो भारत में शुरू की थी, और उसी टोबैको पर बैन लगाया सबसे पहले जहांगीर ने। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने शादी की मेहर उन निसा से। ये पहले से ही मैरिड थी, और इसके हस्बैंड का नाम था अली कुली बेग, और ये फेमस था शेर अफ़गान के नाम से। जैसे ही मेहर उन निसा को देखा जहांगीर ने, और जहांगीर ने उसके पति को मरवा के उससे ज़बरदस्ती क्या कर दी, शादी कर दी। ठीक है, और इसी मेहर उन निसा को टाइटल दिया गया जहांगीर के द्वारा नूर जहान का। ठीक है, और क्योंकि ये काफ़ी फेमस है हमारे मुग़ल के, अगर बात करें सबसे रानियों में से फेमस कौन सी, ये नूर जहान थी, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था ये सारा इसी के नाम पे चलता था, और यही उसको वो चलाती थी। और नूर जहां के फादर का नाम गियास बेग था। ठीक है, तो गियास बेग को जो टाइटल दिया गया था जहांगीर के द्वारा इत्माद उद-दौला का। ठीक है, तो टोम जो था इत्माद उद-दौला का वो बनाया गया नूर जहां के द्वारा आगरा में। नूर जहान की जो मदर थी उनका नेम था असमत बेगम। ठीक है, और ये असमत बेगम जो थी इन्होंने ही जो पत्तियां जो थी गुलाब की उससे इत्र बनाने का आविष्कार किया था। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पर्पज़ से याद रखना। 1617 में जहांगीर अपने बेटे खुर्रम को बेचते हैं अहमदनगर मिशन में। ठीक है, और खुर्रम ने अहमदनगर को ऐड कर दिया मुग़ल एम्पायर में, और इसी बात से खुश होकर के जहांगीर ने अपने बेटे को टाइटल दिया शाहजहां का, और अपॉइंट किया सूबेदार ऑफ अहमदनगर खुर्रम को। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जहांगीर के समय को ही गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है, और इस समय सबसे फेमस पेंटर जो था उस्ताद मंजूर खान। ठीक है, और इसको एक मुग़ल साम्राज्य का सबसे फेमस पेंटर भी माना जाता है, ये वाइल्ड लाइफ पेंटर था। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। ठीक है, तो जहांगीर को हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आगे वाली वीडियो भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल की वीडियो में हमने बात की थी जहांगीर की। आइए तो उसे कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उसको देखिए, तो उसके बाद आज की वीडियो को पढ़िए। क्योंकि जो क्रोनोलॉजी जो हम बाबर से लेकर जो स्टार्ट की थी वो कंटिन्यू आप अगर देखेंगे तो आपको बेटर समझ आएगी। ओके फ्रेंड्स, आइए तो स्टार्ट करते हैं। जहांगीर की मृत्यु हुई लाहौर में 1627 ईस्वी में, और टॉम्ब ऑफ जहांगीर भी लाहौर में है। लाहौर के शादरा नामक स्थान में है टॉम्ब ऑफ जहांगीर का मकबरा। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसे कहा गया तुज़्क़-ए जहांगीरी, और ये ऑटोबायोग्राफी पर्शियन में नहीं टर्किश में लिखी गई थी, ठीक है। और इसे कंप्लीट नहीं कर पाया था जहांगीर, और जो मोतबिंद खान के द्वारा कंप्लीट हुई थी तुज़्क़-ए जहांगीरी। जैसे ही लाहौर में 1627 में जहांगीर की डेथ हो जाती है, तो ये बात जब लाहौर पहुंचती है तो तब सबसे बड़ी बात यही थी कि कौन अब मुग़लों की गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्तराधिकारी जो था वो शाहजहाँ था, खुर्रम, लेकिन नूरजहान चाहती थी जो खुसरो का बेटा है वो गद्दी पर बैठे। इसीलिए 1627 ईस्वी में नूरजहान ने ज़बरदस्ती दवार बख्श को बिठा दिया सिंहासन में। ये दवार बख्श कौन था? ये जहांगीर का बेटा था खुसरो, उसका बेटा था दवार बख्श। दवार बख्श गद्दी पर तो नहीं बैठना चाहता था, लेकिन नूरजहां ने उसे ज़बरदस्ती बिठाया, फोर्सफुली करके उसे बिठाया गया 1627 में। जैसे ही ये बात खुर्रम को पता चली, शाहजहाँ को पता चली, और वो अहमदाबाद से आकर के इसकी हत्या कर गया, और तभी से नया सक्सेसर जो बन गया वो शाहजहाँ बन गया, और बली का बकरा बन गया दवार बख्श। दवार बख्श को ही बली का बकरा कहा जाता है मुग़ल शासनकाल में, ठीक है। तो अब 1627 में शाहजहाँ खुर्रम जो था ये बन गया मुग़ल डायनेस्टी का नया शासक। आइए तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 1627 से लेकर के 1658 तक रूल किया शाहजहाँ ने। शाहजहाँ का जन्म हुआ 1592 में लाहौर में, और शाहजहाँ के बचपन का नाम जो था खुर्रम था। और शाहजहाँ के रूलिंग पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे प्रसिद्ध इमारतें जो हैं वो बनाई हैं शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है। शाहजहाँ के समय में ही ये इमारतें बनी गई हैं। 1612 ईस्वी में खुर्रम मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। अब खुर्रम ने शादी की अर्जुमंद बानो बेगम से, यही आगे चल करके फेमस हुई थी मुमताज़ महल के नाम से। शाहजहाँ के टोटल 14 बच्चे थे, ठीक है। 14 बच्चों में से सिर्फ 4 बेटे और 3 डॉटर जो थे वो जीवित रहे, ठीक है। और शाहजहाँ के 4 बच्चों के नाम दारा शिकोह, जिसे मिनी अकबर भी कहा जाता है, औरंगज़ेब, शाह शुजा एंड मुराद बख्श, और 3 डॉटर का नाम था जहानारा, रोशनारा एंड गौनारा, ठीक है। और हिस्टोरियन का ऐसा मानना है ड्यूरिंग द 14th बर्थ चाइल्ड, जब वो 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तब मुमताज़ की डेथ हो गई, ठीक है। मुमताज़ डाइड 1631 में। 1631 ईस्वी में 14th बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज़ महल की डेथ हो गई, और उसके मरने से पहले उसने शाहजहाँ से कहा था कि मेरी कब्र पर एक ऐसी इमारत बनाइएगा जो इमारत ना ही इससे पहले किसी ने बनाई हो, ना ही आने वाले समय में कोई बना सके। और 1631 में इसी बात को शाहजहाँ ने सीरियस लेकर के निर्माण शुरू करवाया ताजमहल का। 1631 से लेकर के 1653 तक ताजमहल का काम कराया। 20,000 मज़दूर जो थे ये 22 साल तक काम किया ताजमहल में, और इसमें यूज़ किया गया वाइट मार्बल का, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। और ये संगमरमर का पत्थर जो था ये राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था। ओके फ्रेंड्स, चीफ आर्किटेक्ट जो था ताजमहल का वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन तैयार किया ताजमहल का। चीफ कंस्ट्रक्टर जो था ताजमहल का वो था उस्ताद ईसा, ठीक है। और मित्रदुरा आर्ट का इस्तेमाल करके ताजमहल को कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। चीफ कंस्ट्रक्टर उस्ताद अली, चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, और कौन सा आर्ट को इस्तेमाल किया था? मित्रदुरा आर्ट को। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे ताजमहल को लेकर के। मुग़ल अम्पायर में वाइट मार्बल सबसे पहले यूज़ किया गया था, इस्तेमाल किया गया था हुमायूं टॉम्ब में, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1636 में शाहजहाँ जाता है अपने डेक्कन मिशन पर, ठीक है। 1636 में शाहजहाँ अपने डेक्कन मिशन पर जाता है। उस समय डेक्कन में रूल कर रहा था सैयद मोहम्मद, वहाँ पे रूल किया करता था, ठीक है, डेक्कन में। और शाहजहाँ ने सीधा ही अटैक किया सैयद मोहम्मद पर, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं था, ठीक है। उसने अधीनता स्वीकार कर ली शाहजहाँ की। शाहजहाँ ने बड़ी रकम की मांग की सैयद मोहम्मद से, लेकिन वो नहीं चुका पाया। डेक्कन का ही एक हीरों का व्यापारी था जिसका नाम था मीर जुमला, और इसी मीर जुमले के हाथों संसार का सबसे महंगा, सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था वो गिफ्ट कराया गया शाहजहाँ को,
और 1638 में शाहजहाँ ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करवाया आगरा से दिल्ली में, ठीक है, क्योंकि आगरा की काफ़ी गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी और इसीलिए उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करवा दिया दिल्ली में वापस। और 1638 में यमुना नदी के किनारे दिल्ली में ही एक सिटी का निर्माण कराया जिसे कहा गया शाहजहानाबाद। 1638 ईस्वी में निर्माण करवाया गया रेड फोर्ट का, ठीक है। 1638 से लेकर के 1648 तक रेड फोर्ट का निर्माण करवाया गया और उसमें दीवाने आम और दीवाने ख़ास अपने लिए 2 दरबार बनाए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी समय में जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया। और शाहजहानाबाद सिटी में दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट एंड लाहौरी गेट का भी निर्माण करवाया इसी साल में, ठीक है फ्रेंड्स। और दीवान ए ख़ास में इसने अपने बैठने के लिए एक गोल्डन थ्रोन बनाया जिसे पीकॉक थ्रोन कहा जाता है, ओके। और इसी पीकॉक थ्रोन में शाहजहाँ ने लगाया था संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। 1657 पर शाहजहाँ बीमार हो गया और शाहजहाँ जैसे बीमार हुआ वो बेड रेस्ट पे आ गया, ठीक है। मुग़लों के शासनकाल में एक प्रथा चलती थी कि जो भी मुग़ल का जो रूलर जो होगा वो अपने किले के बाहर आएगा और वो अपनी जनता को दर्शन देगा, ठीक है। लेकिन ये कस्टम अकबर के समय से चलते आ रहा था, ठीक है। और बहुत दिनों तक शाहजहाँ जो था वो बेड रेस्ट में था, वो काफ़ी दिनों तक जोलों का दर्शन के लिए नहीं आया। जब शाहजहाँ काफ़ी समय तक बाहर नहीं आया तो अब लोगों को ये लगने लगा कि अब शाहजहाँ की मृत्यु हो गई है। जैसे ही शाहजहाँ को ये बात पता चली, ठीक है, तो शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी जो था वो दारा शिकोह को घोषित कर दिया। दारा शिकोह को नेक्स्ट सक्सेसर जैसे ही घोषित किया तो जो चारों भाई जो थे उनके बीच में अब काफ़ी लड़ाई होना शुरू हो गई और इस सिंहासन की लड़ाई के पीछे लड़े गए 5 युद्ध और इस युद्ध को जीता मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने। जैसे ही शाहजहाँ ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी मान लिया, घोषित कर दिया, तो सबसे पहले शाह शुजा ने अपने आप को बंगाल का इंडिपेंडेंट मुग़ल एम्परर घोषित कर दिया, क्योंकि अभी तक शाह शुजा जो था ये बंगाल का सूबेदार था और इसने बंगाल को एक इंडिपेंडेंट मुग़ल एम्परर खुद को घोषित कर दिया बंगाल का। और मुराद बख्श जो था ये गुजरात का एक सूबेदार था और इसने गुजरात को एक इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अगर औरंगज़ेब की बात करें तो औरंगज़ेब ने अभी तक कोई भी हलचल नहीं की थी, ठीक है। सबसे पहले शाह शुजा और मुराद बख्श ने खुद को बंगाल और गुजरात का इंडिपेंडेंट मुग़ल एम्परर घोषित कर दिया और अब शाह शुजा अपनी बंगाल की सेना लेकर के बढ़ा आगरा की तरफ, उस पर अधिकार करने के लिए। इसीलिए सबसे पहला बैटल जो लड़ा गया, बैटल ऑफ बहादुरपुर, ठीक है। तो बैटल ऑफ बहादुरपुर लड़ा गया शाह शुजा और रॉयल आर्मी के बीच में, ठीक है। और जिनके नेतृत्व कर रहे थे जय सिंह और सुलेमान शिकोह। और इस बैटल में रॉयल आर्मी ने हरा दिया शाह शुजा को और शाह शुजा बैटल हार कर भाग गया वापस बंगाल की ओर। जैसे ही ये बात पता चली औरंगज़ेब को कि शाह शुजा इस बैटल में हार गया, तो शाह शुजा ने अब एक संदेश भिजवाया मुराद बख्श को, ठीक है। और इसने कहा कि अगर हम एक एक करके रॉयल आर्मी से लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, इसीलिए हम एक हो जाते हैं, तो अगर हम एक हुए तो हम उनको आसानी से हरा देंगे। और औरंगज़ेब ने कहा कि मैं वादा करता हूँ अगर मैं मुग़ल बादशाह बना तो रेवेन्यू और साम्राज्य का 1/3 भाग का हिस्सा तुम्हें दूंगा। इस बात से एग्री हो गया मुराद बख्श और ये दोनों की सेना मिल करके चली आगरा की ओर। और एक बैटल होता है बैटल ऑफ दरमत, ठीक है। औरंगज़ेब एंड मुराद बख्श दोनों इकट्ठे होकर मुग़ल रॉयल आर्मी से लड़ते हैं, ठीक है। और उसका नेतृत्व कर रहे थे कासिम खान एंड जसवंत सिंह। और इस बैटल में कासिम खान और जसवंत सिंह औरंगज़ेब और मुराद बख्श की आर्मी को नहीं हरा पाए। इस लड़ाई में औरंगज़ेब और मुराद बख्श ने मुग़लों की शाही सेना को पराजित कर दिया, हरा दिया। जैसे ही ये बात दारा शिकोह तक पहुंचती है, दारा शिकोह और आर्मी लेकर के बढ़ा किसकी ओर, औरंगज़ेब और मुराद बख्श की ओर, ओके फ्रेंड्स। और 1658 में एक और बैटल लड़ी जाती है, औरंगज़ेब, मुराद बख्श एंड दारा शिकोह के बीच में ये बैटल लड़ा गया 1658 में, द बैटल ऑफ सामूगढ़। और इस युद्ध में औरंगज़ेब, मुराद बख्श दोनों ने मिलकर के दारा शिकोह को पराजित कर दिया। दारा शिकोह अपनी आर्मी लेकर के वापस भाग गया दिल्ली और दूसरी तरफ शाहजहाँ भी अब ठीक हो चुका था, वो अपने आगरा के किले पर रह रहा था। और अब औरंगज़ेब और मुराद बख्श ने आगरा के किलों को चारों तरफ से घेर लिया था। और जैसे ही ये बात पता चलती है शाहजहाँ को, तो तब शाहजहाँ ने औरंगज़ेब को एक फरमान भेजाया और कहा कि आप अकेले आकर मुझसे मिलो। और औरंगज़ेब अकेला ही चल पड़ा शाहजहाँ को मिलने के लिए किले के अंदर। लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब किले के आधे रास्ते तक पहुंचा तो किसी ने उसे शाहजहाँ के ख़िलाफ़ ही भड़का दिया और उससे ये कहा गया कि तुम्हारे पिता ने और तुम्हारे बड़े भाई ने मिल करके तुम्हें
मारने की प्लानिंग बनाई है, और जैसे ही तुम अंदर जाओगे वो तुझे अकेले इसीलिए बुलाया कि वो तुझे मरवा देंगे, ठीक है। जैसे ही अंदर जाओगे तो वो तुम्हें मरवा देंगे। ये उसके खिलाफ, शाहजहाँ के खिलाफ भड़का दिया गया औरंगज़ेब को। और ये सुन के औरंगज़ेब को काफ़ी गुस्सा आया और वापस से वो चला गया बाहर, ठीक है। और बाहर जा कर के उसने औरंगज़ेब को एक फरमान भेजाया, और उस संदेश में ये लिखा हुआ था कि जब तक मैं दारा शिकोह का कटा हुआ सर नहीं देखूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, और तब तक मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। और उसके आगे 1658 में ही औरंगज़ेब ने अपने पिता को बंदी बना करके कैद कर दिया आगरा के ही किले में। 1658 में ही अपना राज्य अभिषेक करवाया और ख़ुद को डिक्लेयर किया अगला मुग़ल बादशाह। और उसके बाद औरंगज़ेब ने अपने भाई मुराद बख्श को मरवा दिया, उससे भी किल कर दिया। और उसके बाद शाह शुजा जो था बंगाल का सूबेदार, जिसने इंडिपेंडेंट घोषित किया था, ठीक है, अब वो अपनी सेना लेकर के आया औरंगज़ेब की सेना से लड़ने। तो उसके बाद एक बैटल होता है, बैटल ऑफ खंजुआ। बैटल ऑफ खंजुआ होता है औरंगज़ेब और शाह शुजा के बीच में। औरंगज़ेब शाह शुजा को हरा देता है इस बैटल में और उसको मरवा देता है, ठीक है। अब बचे थे सिर्फ 2 भाई, दारा शिकोह एंड औरंगज़ेब, ठीक है। अब औरंगज़ेब अपनी आर्मी लेकर के दारा शिकोह की ओर बढ़ा और दारा शिकोह को घेर लिया गया राजस्थान के पास अजमेर के देवराई घाटी में। यहाँ पे लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ देवराई। औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में ये लड़ा गया बैटल ऑफ देवराई, और इस बैटल में दारा शिकोह को अरेस्ट कर दिया गया औरंगज़ेब के द्वारा, ठीक है, और ले जाया गया दिल्ली में। दारा शिकोह को वहाँ पे मरवा दिया गया, ठीक है। उसके बाद औरंगज़ेब ने 1659 में अपना दूसरा राज्य अभिषेक करवाया दिल्ली के लाल किले में, और औरंगज़ेब बन गया नेक्स्ट मुग़ल बादशाह इंडिया में, ठीक है। और दूसरी तरफ शाहजहाँ जो था उसकी डेथ हो गई 1666 में, और उसकी मृत्यु हुई आगरा फोर्ट में। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं आगरा का ताजमहल ही इसका कवर है, जिसमें 2 कब्रें, एक शाहजहाँ की, दूसरा मुमताज़ महल की। शाहजहाँ की बायोग्राफी शाहजहाँनामा ये लिखी गई थी इनायत खान के द्वारा। शाहजहाँ के मरने के बाद औरंगज़ेब नेक्स्ट मुग़ल बादशाह बना, ठीक है। 1658 में इसने फर्स्ट टाइम कोरोनेशन ली और 1707 तक इसने रूल किया। तो ये पीरियड जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड माना जाता है औरंगज़ेब का, ठीक है। तो औरंगज़ेब ने 2 कोरोनेशन ली, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जन्म होता है 1618 में उज्जैन के दोहद में। तो औरंगज़ेब काफ़ी पढ़ा लिखा था, बचपन से ही इसको मदरसे में भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए, और इससे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान जो था वो था कुरान का, ठीक है। तो इसीलिए इसे ज़िंदा पीर भी कहा जाता है। 1637 में औरंगज़ेब मैरिड टू दिलरास बानो बेगम। अब औरंगज़ेब की शादी होती है दिलरास बानो बेगम से, जिसे हम रज़िया बीबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये टॉम्ब ऑफ बीबी जो है, बीबी का मकबरा, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं, दिलरास बानो बेगम के मकबरे को ही कहा जाता है बीबी का मकबरा। तो ये बीबी का मकबरा जो है ये ताजमहल की नकल कर करके बनाया गया, और बिल्कुल संगमरमर के पत्थर को लगा करके उसको बनाने की कोशिश की गई। तो इसीलिए इसे सेकंड ताजमहल भी कहा जाता है, और इसे ताजमहल की बदसूरत नकल भी कहते हैं। 1658 में औरंगज़ेब ने प्रिंटिंग ऑफ कलमाज ऑन कॉइन्स में जो कलमाज की प्रिंटिंग होती थी उसको बंद करवा दिया, और टोबाको एंड लिक्वर को भी प्रोहिबिटेड करवा दिया, और गैम्बलिंग को भी उसने बंद करवा दिया। ओके फ्रेंड्स। उसके अलावा मुहर्रम एंड नवरोज़ में भी इसने रोक लगवा दी, और बृहस्पतिवार के दिन दरगाहों पे भी दिए लगाने में इसने रोक लगा दी। 1662 में औरंगज़ेब ने प्रोहिबिटेड कर ली स्लेवरी, दास प्रथा को प्रोहिबिट किया। उसके बाद सती सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया 1663 में, और 1664 में फिर से अप्लाई कर दिया पिलग्रिमेज टैक्स, ठीक है, यात्री कर जो था ये फिर से अप्लाई कर दिया औरंगज़ेब ने 1664 में। जहां एक तरफ हिंदू धर्म को नष्ट कर रहा था औरंगज़ेब, और दूसरी तरफ हिंदू धर्म का संरक्षण कर रहा था छत्रपति शिवाजी महाराज। और फर्स्ट लूट ऑफ सूरत छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई 1664 में, ठीक है। तो इसीलिए 1665 में औरंगज़ेब ने जयसिंह को बेच कर के अटैक करवाया छत्रपति शिवाजी महाराज पर, और इन दोनों के बीच एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या था कि जो शिवाजी महाराज जो हैं ये जाएंगे औरंगज़ेब के कोर्ट पर,
जैसे ही शिवाजी महाराज औरंगज़ेब के कोर्ट में पहुंचते हैं तो औरंगज़ेब अरेस्ट कर देते हैं शिवाजी महाराज को, ठीक है। लेकिन शिवाजी महाराज जो थे ये एक डेयरिंग पर्सन थे, इसलिए वो मुगलों की कोर्ट से निकल करके आ जाते हैं और एक बार फिर से सूरत को लूटते हैं। तो सेकंड लूट ऑफ सूरत जो थी ये हुई थी 1670 में, फिर से लूटा गया सूरत का बंदरगाह छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। 1668 में औरंगज़ेब ने प्रोहिबिट करा दिए ऑल हिंदू फेस्टिवल, ठीक है, जितने भी हिंदू फेस्टिवल से उसमें रोक लगवाई 1668 में। उसके बाद 1669 में 3 फेमस टेम्पल्स जो थे वो डिस्ट्रॉय करवा दिए, सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात, काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी एंड काशी राय टेम्पल मथुरा। इन तीनों टेम्पल को डिस्ट्रॉय करा दिया 1669 में। 1675 ईस्वी में औरंगज़ेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई। तेग बहादुर जी कौन थे? 9th गुरु ऑफ सिखों के 9th गुरु जो थे तेग बहादुर, उनको औरंगज़ेब ने दिल्ली बुलाया और जब उन्हें दिल्ली के लाल किला के सामने बुलाया तो उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा। जब तेग बहादुर और उनके साथियों ने इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मना कर दिया तो उनका सिर कटवाया गया औरंगज़ेब के द्वारा। 1679 में जजिया टैक्स जो था ये फिर से अप्लाई कर दिया औरंगज़ेब ने। यही टैक्स जो अकबर ने ख़त्म किया था फिर से अप्लाई किया जजिया टैक्स औरंगज़ेब के द्वारा 1679 में। 1681 में औरंगज़ेब का बेटा अकबर जो रिवोल्ट करता, ठीक है, इसे कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ अकबर, और इस रिवोल्ट में शांबाजी हेल्प करते हैं अकबर की। ये शांबाजी कौन थे? ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे। जैसे ही अकबर जो है ये अपने बाप के ख़िलाफ़ रिवोल्ट करके भागा तो औरंगज़ेब ने अब स्टार्ट किया अपना साउथ इंडियन मिशन और 1692 में साउथ इंडिया मिशन में गया औरंगज़ेब, और इसी मिशन को ग्रेव ऑफ औरंगज़ेब ही कहते हैं क्योंकि ये साउथ इंडिया मिशन में तो गया लेकिन वहाँ से कभी आया ही नहीं। जब शाहजहाँ की डेथ हुई थी तो उस समय मुग़ल साम्राज्य में कुल 19 सूबे थे, ठीक है। तो जो प्रांत जो होते हैं उनको मुग़ल शासन में सूबे कहा जाता था। तो टोटल 19 सूबे थे और औरंगज़ेब चाहता था कि उसमें 2 सूबे को और ऐड किया जाए जिनके नाम थे गोलकुंडा एंड कर्नाटका का विजयपुर। 1686 में उसने विजयपुर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया और 1687 में उसने गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया और टोटल सूबों की जो गिनती जो थी वो कर दी 21। और इसीलिए क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि मुग़ल शासक में सबसे ज़्यादा सूबे जो थे वो किसके शासनकाल में थे? वो थे औरंगज़ेब के शासनकाल में, ठीक है। 1689 में औरंगज़ेब अटैक करता है संभाजी में और उनको हत्या कर देता है संभाजी की, और अरेस्ट कर देता है उनकी बीवी यशुबाई एंड उनके बेटे शाहू को। और जो शाहू जो था ये तब तक औरंगज़ेब की कोर्ट में था, तब तक इसको बंदी बनाया गया जब तक औरंगज़ेब की मृत्यु नहीं हो जाती। 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है और तभी इस शाहू को वहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, जब औरंगज़ेब जो था ये दक्षिणी मिशन में था तो तब दिल्ली में गद्दी को संभाला करता था असद खान। ये वज़ीर था औरंगज़ेब का, यही संभाला करता था दिल्ली का साम्राज्य को। और मुग़ल के टाइम में सबसे लंबे समय तक वज़ीर रहने वाला जो इंसान था वो भी असद खान था, ठीक है। और मुग़लों के समय में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हिंदू जो मंत्री जो थे वो भी औरंगज़ेब के समय में थे। और 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है अहमदनगर में और दफनाया गया दौलताबाद में, ठीक है। अगर हम बायोग्राफी की बात करें तो बायोग्राफी ऑफ औरंगज़ेब इज़ आलमगीरनामा, और जो लिखी किसके द्वारा गई थी? काजिम शिराजी के द्वारा। जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु होती है तो मेडिवल इंडिया यहाँ पे ख़त्म हो जाता है 1707 में। तो इसके बाद का जो समय जो रहेगा ये आ जाएगा हमारा मॉडर्न इंडिया में। औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर आए मुग़ल डायनेस्टी में, किस तरह से वो आस्ता आस्ता क्या होना शुरू हो गया, वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। तो उसके बाद डाउनफॉल होना शुरू हो गया मुग़ल का। 1707 से लेकर के 1947 तक ये जो समय जो है इसे मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इसी समय की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब 3 मार्च 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है तो उसकी एज थी 89 ईयर, ठीक है। तो औरंगज़ेब 89 ईयर ओल्ड था उस समय और उसकी मृत्यु होती है अहमदनगर में। तो तब उसके 3 पुत्र जो थे वो जीवित थे। टोटल औरंगज़ेब के 5 बेटे थे, 5 में से 2 बेटे की डेथ हो चुकी थी और 3 बेटे जो थे वो ज़िंदा थे। जिनकी डेथ हो चुकी थी उनका नाम था मोहम्मद अकबर एंड मोहम्मद सुल्तान, और जो 3 बेटे ज़िंदा थे उनका नाम था मुअज़्ज़म, आज़म एंड कामबख्श। और दोस्तों सबसे ज़्यादा मुग़ल साम्राज्य जो था वो फैला था औरंगज़ेब के टाइम पे। हमने पहले वाली वीडियो में ये भी देखा था कि जब औरंगज़ेब ने 19 सूबे से बढ़ा करके 21 सूबे किए, ठीक है। तो उस समय
सबसे ज़्यादा फैला हुआ साम्राज्य ही था मुग़लों का जब औरंगज़ेब रूल कर रहा था। और अगर हम 21 सूबे की बात करें, एक सूबा अफ़गानिस्तान में था, 14 जो थे वो नॉर्थ इंडिया में थे और 6 जो थे वे साउथ इंडिया में थे। साउथ इंडिया में सूबे कौन से थे? औरंगाबाद था, ठीक है, उसके बाद बरार तेलंगाना, गोलकुंडा जो हैदराबाद है, और खानदेश, ठीक है। ये 6 सूबे जो थे ये साउथ इंडिया के थे। जब 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है तो काबुल का सूबेदार जो था वो था मुअज़्ज़म, ठीक है। आज़म जो था जो गुजरात का सूबेदार था, और कामबख्श की बात करें तो वो बीजापुर का सूबेदार था, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने पहले वाले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि सबसे लंबे समय तक रहने वाला वज़ीर जो था वो आज़द खान था, और ये वज़ीर ये काफ़ी करीबी था औरंगज़ेब के, ठीक है। 31 साल तक इसने पीएम की वज़ीर की जो गद्दी जो है वो संभाली रखी, और सबसे लंबे समय तक जो वज़ीर जो था ये भी आज़द खान ही था, ठीक है। जैसे 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है तो तीनों भाइयों में, मुअज़्ज़म, आज़म एंड कामबख्श में, उत्तराधिकारी की जो लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। और जैसे ही मुअज़्ज़म को खबर मिलती है औरंगज़ेब की मृत्यु की, और वो काबुल से कहाँ बढ़ा? आगरा की ओर बढ़ना शुरू किया उसने। और 1707 में मुअज़्ज़म क्या करता है? ये अपने आप को डिक्लेयर कर देता है नेक्स्ट मुग़ल शासक, ठीक है, और उपाधि देता है बहादुर शाह फर्स्ट की। और आगरा से थोड़ी दूरी पर सामूगढ़ के जजाऊं नामक जगह पर एक बैटल लड़ा जाता है मुअज़्ज़म और आज़म के बीच में। उसी बैटल को कहा जाता है द बैटल ऑफ जजाऊं। और इस बैटल में, बैटल ऑफ जजाऊ में, मुअज़्ज़म और आज़म खान के बीच में जो बैटल हुआ, आज़म की हेल्प कर रहा था असद खान, और मुअज़्ज़म ने आज़म खान को हरा दिया इस बैटल में और इसकी हत्या करवा दी। उसके बाद अब जो नया शासक जो बनता है, नया रूलर जो बनता है मुग़ल डायनेस्टी का, वो बनता है मुअज़्ज़म इन द नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट। उसके बाद 1709 में मुअज़्ज़म ने कामबख्श को भी मार दिया, ठीक है। हैदराबाद के पास 1709 में कामबख्श को भी मार दिया मुअज़्ज़म ने, ठीक है। अब उसके दोनों भाइयों को ख़त्म कर गया मुअज़्ज़म, तो अब ये बन गया बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से एक नया मुग़ल एम्परर। और अब 1707 से लेकर के 1712 तक रूल करता है बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट की अगर हम बात करें, ये जब गद्दी पर बैठा तो इसकी उम्र थी 65 ईयर्स। सबसे ज़्यादा उम्र वाला जो रूलर जो था जो गद्दी में बैठा वो था बहादुर शाह फर्स्ट। और सबसे कम उम्र वाले की बात करें तो वो हम सब जानते हैं अकबर, और इसे बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है, और शाह ए बेखबर भी कहते हैं इसे। ये खफ़ी खान एक हिस्टोरियन था, उसके द्वारा इसे बूढ़ा बादशाह भी कहा गया। औरंगज़ेब ने राजौरी के राजा राजू की बेटी नवाब बाई से शादी की, और उसी का बेटा था ये मुअज़्ज़म। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि मुअज़्ज़म की माँ का नाम क्या था, तो आप ये नवाब बाई लिख सकते हैं। राजौरी के राजा राजू की बेटी थी। और फ्रेंड याद रखेंगे कि इसने अपने कोर्ट पर मेल मिलाप की नीति को चलवाया, और साथ में जजिया जो था, ये औरंगज़ेब ने जो जजिया कर जो लिया था उसको भी इसने बिल्कुल बैन करवा दिया। अगर हम बात करें औरंगज़ेब की नीतियों के बारे में, ये काफ़ी कट्टर हुआ करते थे, इससे काफ़ी लोग परेशान थे, और जो बहादुर शाह फर्स्ट जो है ये इन्हीं नीतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा था, ताकि जो मेल मिलाप की नीति भी उसने स्टार्ट की, और जजिया जो टैक्स जो था ये भी उसने बैन करवाया, ठीक है। ये उन्हीं पॉलिसी को सुधारने की कोशिश कर रहा था। 1689 में औरंगज़ेब के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे शाहू को अरेस्ट किया गया था, और 1707 में बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा उसको रिलीज़ कर दिया गया। और यही शाहू जो है ये अब दक्षिण भारत की ओर गया, और वहाँ जा कर के यही बना अगला मराठा रूलर इन द नेम ऑफ छत्रपति शाहू महाराज। बहादुर शाह फर्स्ट को अब सहयोग मिला बुंदेल के सरदार छत्रसाल से, और जाट शासक जो था ये चूड़ामन, इसके द्वारा इसे सहयोग मिला। लेकिन राजस्थान में क्या हुआ, राजपूताना में क्या हुआ, हम सब जानते हैं। और याद रहे, जिसे हम आज राजस्थान कहते हैं ये राजपूत राज्य हुआ करता था, और ये 2 पार्ट में डिवाइड था। एक कहा जाता था मारवाड़, जैसे कि हम जानते हैं जोधपुर को ही कहा जाता था मारवाड़, और दूसरा था आमेर, जो अभी हम जिसको जयपुर कहते हैं वही था आमेर। मारवाड़ में रूल किया करता था महाराजा अजीत सिंह, और आमेर में रूल किया करता था महाराजा जय सिंह। और जय सिंह जो था ये औरंगज़ेब के समय में सेनापति हुआ करता था औरंगज़ेब का। जैसे ही 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है तो अजीत सिंह ने खुद को ही इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करना ही ये मुग़लों के ख़िलाफ़ बगावत थी, और इसी विद्रोह को दबाने के लिए बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो राजपूताना की ओर गया। सबसे पहले वो आमेर जा कर के उसने विजय सिंह को आमेर का राजा जो है वो घोषित किया, और उसके बाद
मारवाड़ जाकर अटैक किया जयसिंह पर और इसी अजीत सिंह ने सरेंडर कर दिया मुग़लों के आगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब बहादुर शाह फर्स्ट जो था ये दक्षिण भारत की ओर चला गया और इसी का फ़ायदा उठाकर अजीत सिंह दुर्गादास से मिल करके अटैक किया आमेर पर। आमेर में अटैक करके विजय सिंह को हरा दिया और आमेर को कन्क्वेर कर दिया। 1707 ईस्वी में बहादुर शाह फर्स्ट ने संधि की गुरु गोविंद सिंह जी के साथ और 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। महाराष्ट्र के नंददेड़ नामक जगह पे ही मृत्यु हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। एक सेना बनाई गई थी जो मुगल के खिलाफ लड़ेगी, उसे खालसा पंथ कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी ने मरते वक्त जो गुरु का पद जो था ये समाप्त कर दिया और ये घोषणा की कि मेरे बाद सिखों में कोई भी गुरु नहीं होगा और हम सिर्फ अपने आदि ग्रंथ को ही क्या मानेंगे, गुरु मानेंगे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मुगलों के खिलाफ हमारा संघर्ष जो है वो जारी रहेगा और जो खालसा पंथ का सेनापति होगा वो मेरा ही एक बंदा होगा जिसे हम जानते हैं बंदा सिंह बहादुर के नाम से। बहादुर शाह फर्स्ट ने भी काफ़ी नीति अपनाई बंदा सिंह से ताकि वो उनसे मेल मिलाप कर सके, लेकिन बंदा सिंह ने ऐसी कोई भी नीति को अपनाया नहीं। और याद रखेंगे इसी बंदा बहादुर ने 1710 ईस्वी में कनकेर किया सरहिंद को। और ये बंदा बहादुर कौन था? ये सेवक हुआ करता था गुरु गोविंद सिंह जी का। और दोस्तों याद रखेंगे बंदा बहादुर ने ही गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के भी चलवाए। और 1712 में बात करें, 1712 में जो बहादुर शाह प्रथम जो थे इसने बंदा बहादुर को पराजित कर दिया और इसी मिशन में जो बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु हो गई। तो एक हिस्टोरियन हुए सिडनी ओवन, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये मुग़ल बादशाह जो है बहादुर शाह फर्स्ट, यही एक लास्ट मुग़ल बादशाह है जिसके प्रति कुछ अच्छे शब्द कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो भी मुग़ल बादशाह जो आएंगे वो सब नालायक होंगे और उन्हीं के द्वारा क्या हुआ, पूरे मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, अब सिंहासन की जो लड़ाई जो थी वो बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटों के बीच हुई और बाबर के 4 बेटों के नाम जहादर शाह, रफ़ू उस शान, अजीम उस शान एंड जहान शाह। जैसे हमने पहले भी मैंने आपको बताया था, औरंगज़ेब का एक वज़ीर हुआ करता था असद खान और उसी असद खान का एक बेटा था जुल्फ़ी खान। इसी जुल्फ़िकर खान ने सहायता की जहादर शाह की। और दोस्तों याद रखेंगे जहादर शाह ने अपने तीनों भाइयों को मरवाकर खुद सिंहासन पर बैठ गया और 1 साल तक 1712 से लेकर के 1713 तक ये सिंहासन पर बैठा। और ये कौन था? बहादुर शाह प्रथम का सबसे बड़ा बेटा। और ये अपने तीनों भाइयों की रफ़ी उस शाह, अजीम उस शाह और जहान शाह के कत्ल करवाकर, उनका मर्डर करवाकर बैठा था सिंहासन पर। जुल्फ़िकर खान की हेल्प से ही जहादर शाह ने अपने तीनों भाइयों को मरवाया और सिंहासन पर बैठा। इसीलिए जहादर शाह ने अपना वज़ीर ही किसको नियुक्त किया? जुल्फ़िकर खान को। और इसने अपने रूलिंग पीरियड पर भी जजिया पर रोक लगाया। ठीक है, प्रोहिबिटेड जजिया। जहादर शाह ने राजपूतों की तरफ एक मेल मिलाप की नीति अपनाई और टाइटल दिया महाराजा का अजीत सिंह को, सवाई एंड मिर्ज़ा का टाइटल जो था वो दे दिया जय सिंह को। और अजीत सिंह को सूबेदारी दे दी गुजरात की और जय सिंह को सूबेदारी दे दी मालवा की। ठीक है, और इसके पहले वाले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने अजीत सिंह और जय सिंह के बारे में भी डिस्कशन किया है, तो पहले वाली वीडियो जो है उसको ज़रूर देखिए, तो उसके बाद इसको देखना ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और इसके आगे क्या हुआ, जहादर शाह जो था ये अब दिल दे चुका था एक वैश्या को, लाल कुंवर नाम था उसका। ठीक है, और इसी प्रेमिका से विवाह करके इसको दिल्ली के किले में ले आया जहादर शाह और इसे लोग कहने लगे लंपट मूर्ख। ठीक है, तो जहादर शाह को ही क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। और जहादर शाह ने क्या किया, जैसे उसको दिल्ली में लाया उसके जितने भी रिलेटिव्स थे वो भी दिल्ली में ले आया लाल किले में, तो उन सबको क्या कर दिया? मंत्री नियुक्त कर दिया जहादर शाह के द्वारा। और जैसे ही जहादर शाह ने ये काम किया तो इसी की चिंता होती है इसी के भतीजे को। जहादर शाह का ही एक छोटा भाई होता था अजीम उस शाह, उसका बेटा हुआ फ़ारूक शेर। और अब फ़ारूक शेर को काफ़ी ख़तरा होने लगा। उसको लगा कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो मुग़लों का काफ़ी जल्दी पतन हो जाएगा, समय से पहले ही मुग़ल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए अब उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया जहादर शाह को मारने का। और उसी समय फ़ारूक शेर को हेल्प मिलती है सूबेदारों की। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद का उस समय सूबेदार हुआ करता था अब्दुल्ला खान और पटना का जो सूबेदार हुआ करता था अब्दुल्ला खान का भाई ही था हुसैन अली खान। और दोस्तों याद रखिएगा यही दोनों भाई जो हैं ये प्रसिद्ध हैं सैयद ब्रदर के नाम से।
और 1713 में जहादर शाह को मरवा दिया गया विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर। ठीक है, सैयद ब्रदर की मदद से जहादर शाह को मरवा दिया गया 1713 में। और जहादर शाह को मरवाकर फ़र्रुखशियर बन गया नया मुग़ल एम्परर। 1713 से लेकर के 1719 तक अब जो नया मुग़ल बादशाह जो बना वो बना फ़र्रुखशियर। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रहे फ्रेंड्स कि असद खान और जुल्फ़ी खान ये दोनों जहादर शाह के काफ़ी करीबी थे, तो इसीलिए फ़र्रुखशियर ने इन दोनों को भी मरवा दिया। और उसके बाद फ़र्रुखशियर ने इन दोनों सैयद ब्रदर को खुश होकर के वज़ीर जो है वो नियुक्त किया अब्दुल्ला खान को, और मीर बख्शी जो था वो नियुक्त किया हुसैन अली खान को। ठीक है, और जो फ़र्रुखशियर था उसी को कहा जाने लगा ग्रेनिट कायर। ठीक है, अब नया मुग़ल एम्परर जो था वो बना फ़र्रुखशियर। ठीक है, 1713 से लेकर के 1719 तक फ़र्रुखशियर जो था ये मुग़लों का नया एम्परर बना। तो इसको एम्परर पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो मदद मिली थी वो मिली थी सैयद ब्रदर के द्वारा। दो भाई सैयद ब्रदर अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान, इनकी ही मदद से फ़र्रुखशियर जो था ये बना नया मुग़ल एम्परर। तो कल भी हमने बात की थी, जब फ़र्रुखशियर एम्परर बना तो इन दोनों की हेल्प से बना, तो इसीलिए खुश होकर अब्दुल्ला खान को अपना वज़ीर बना दिया और हुसैन अली खान को मीर बख्शी। ठीक है, तो मीर बख्श जो था ये मीर बख्श क्या था, एक सेनापति था मुग़लों का। ठीक है, ये किसको बना दिया गया, हुसैन अली खान को। अब इससे क्या हुआ, जो सारी की सारी पावर जो थी वो आ गई सैयद ब्रदर के नाम पे, और फ़र्रुखशियर एक नाम का ही मुग़ल एम्परर बना। फ़र्रुखशियर के रूलिंग पीरियड में इंपॉर्टेंट घटना जो हुई वो हुई 1716 में। ठीक है, फ़र्रुखशियर डिफीटेड एंड किल्ड बंदा बहादुर। फ़र्रुखशियर ने हरा दिया बंदा बहादुर को और उसे मरवा दिया। ठीक है, बंदा बहादुर कौन था? ठीक है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इसको पहली वाली वीडियो, डिक्लाइन वाली वीडियो आप सभी देखिए। ठीक है, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। 1716 में फ़र्रुखशियर के द्वारा एक गोल्डन ऑर्डिनेंस दिया गया ब्रिटिशर को। ठीक है, एक स्वर्णिम फरमान जो था ये ब्रिटिश को दिया गया। जैसे कि हम सबको पता है, जब ब्रिटिशर भारत में आए थे व्यापारियों के तौर पर, वह भारत पे 3 प्रेसिडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से शासन करते थे। बंगाल, मद्रास एंड मुंबई, ये 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो एक बार क्या हुआ, मुग़ल एम्परर फ़र्रुखशियर के पाँव पे फोड़ा हो गया। ठीक है, बहुत सारे जो वैद्य जो थे वो आए लेकिन वो ठीक नहीं कर पाए। जब एक भी वैद्य जो है इसका इलाज नहीं कर पाया तो अंग्रेज़ का एक सर्जन आया जिसका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। तो डॉक्टर विलियम हैमिल्टन के द्वारा फ़र्रुखशियर को बिल्कुल ठीक कर दिया गया। तो इसी बात से खुश होकर फ़र्रुखशियर ने ब्रिटिशर को बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी। ठीक है, अब कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा बंगाल से, इसकी परमिशन दे दी गई। ठीक है, ये ब्रिटिशर को मिलने वाला एक अधिकार था। ठीक है, तो इसीलिए ये गोल्डन ऑर्डिनेंस जो है इसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिशर्स। ये मैग्ना कार्टा क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में देखते हैं। मैग्ना कार्टा कहते हैं कि 1215 में किंग जोन्स ने अपने सिटीजन्स के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ मौलिक अधिकार जो लिखवाए थे, ठीक है, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। और जहाँ भी हम किसी अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, उसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं हमें भी कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैग्ना कार्टा वो किसे कहा जाता है। हम सब लोग जानते हैं जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 जो है, पार्ट 3, ठीक है, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये ऑर्डिनेंस जो था ये एक ब्रिटिशर के लिए एक टर्निंग पॉइंट ले आया। ठीक है, एक नया मोड़ लेकर के आया, क्योंकि अब ब्रिटिशर ने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो कहाँ पे खोली, बंगाल में। धीरे धीरे फ़र्रुखशियर जो अब वो कठपुतली बनता गया सैयद ब्रदर्स की। ठीक है, अब सारा कंट्रोल जो था वो सैयद ब्रदर के पास आ गया, और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो थे वो अब सैयद ब्रदर के हाथ में आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए अब फ़र्रुखशियर जो है वो स्ट्रेटजी बनाना शुरू हो गया सैयद ब्रदर के ख़िलाफ़ कि किस तरह से उन्हें मारा जाए। और उधर दूसरी तरफ सैयद ब्रदर को भी ये लग गया था कि अब ये मुग़ल बादशाह हमारे कंट्रोल में नहीं रहा है, ये हमारे खिलाफ़ प्लानिंग बनाएगा। तो इसीलिए सैयद ब्रदर भी अब फ़र्रुखशियर को मारने की प्लानिंग बनाने लगे। और सैयद ब्रदर भी जानते थे कि मुग़ल एम्परर को मारना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उन्हें लगा कि अब हमें मुग़ल साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मन की हेल्प लेनी होगी इनको मरवाने में। और जैसे कि हम सब जानते हैं मुग़लों के सबसे बड़े दुश्मन कौन हुआ करते थे, मराठास। और उस समय मराठा रूलर हुआ करता था छत्रपति शाहू महाराज। लेकिन जो शाहू महाराज थे ये खुद शासन नहीं किया करते थे, क्योंकि जब 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ
छत्रपति शाहू अगला महाराज बना तो इसने 1707 से लेकर के 1713 तक शासन तो किया। 1713 में इसने पेशवाई सिस्टम शुरू किया और ये डिसाइड किया कि जो मराठा साम्राज्य जो है, मराठा अंपायर जो है, ये किसी मराठा शासक के द्वारा नहीं, मराठाओं के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जाएगा और मराठाओं के प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। और याद रहे, शाहू महाराज का पेशवा हुआ करता था पेशवा फर्स्ट बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 ईस्वी से लेकर के 1720 ईस्वी तक छत्रपति शाहू महाराज जी का पेशवा रहा। और सैयद ब्रदर भी जानते थे कि अब हमें हेल्प लेनी होगी किसकी, मराठास की, ठीक है। और मराठास की हेल्प लेने के लिए उनको संधि करनी होगी पेशवा से, तो यही काम उन्होंने किया। तो उसके बाद 1719 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ एंड सैयद ब्रदर के बीच में ये ट्रीटी होती है 1719 में। और इस ट्रीटी में सबसे पहले ये कहा कि जो बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो सैयद ब्रदर की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे मुग़ल शासक फ़ारूक शेर की हत्या करवाने में। जब मराठाई सेना दिल्ली पर पहुंच करेगी, लाल किले पर अटैक करेगी, तब मराठाओं की हेल्प कौन करेंगे, सैयद ब्रदर करेंगे। ये संधि हुई इन दोनों के बीच में और सैयद ब्रदर ने षड्यंत्र करके बालाजी विश्वनाथ की मदद से मुग़ल बादशाह फ़ारूक शेर की हत्या करवा दी। और उसके बाद 1719 में फ़ारूक शेर वाज किल्ड, उसको मार दिया गया सैयद ब्रदर के द्वारा। और किसकी हेल्प ली थी, सैयद ब्रदर ने बालाजी विश्वनाथ की। ओके फ्रेंड्स। और उसके बाद 1719 में सैयद ब्रदर के द्वारा ही रफ़ी उद दर्जात को बनाया गया नेक्स्ट मुग़ल शासक। रफ़ी उद दुर्जत जो था इसने काफ़ी कम समय रूल किया, शॉर्टेस्ट पीरियड, ये 3 महीने तक इसने रूल किया और टीबी के चलते इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होने के बाद सैयद ब्रदर के द्वारा इसके छोटे भाई को शासकाल में बिठाया गया, जिसका नाम था रफ़ी उद दौला। 1719 में इसे सिंहासन पर बिठाया गया, ठीक है। और ये शाहजहाँ सेकंड के नाम से जाना जाता था। और इसकी किस्मत भी काफ़ी ख़राब निकली, क्योंकि ये सेकंड शॉर्टेस्ट पीरियड जो था रूलिंग का वो इसी का था। 3.5 महीने तक ये सिंहासन पर बैठा और डिसेंट्री के चलते 3.5 महीने बाद इसकी भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम का छोटा बेटा जहान शाह और उसी के बेटे को बनाया गया नेक्स्ट मुग़ल एम्परर, जिसका नाम रोशन अख्तर था और वही भारत का अगला मुग़ल बादशाह बना। रफ़ी उद दौला की मृत्यु के बाद शाहजहाँ प्रथम का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम था जहान शाह, उसी के बेटे को अगला मुग़ल शासक बनाया गया, जिसका नाम रोशन अख्तर था। और ये भारत का अगला मुग़ल शासक बना बाय द नेम ऑफ मोहम्मद शाह। और ये मुग़लों की गद्दी पर बैठा 1719 से लेकर के 1748 तक। तो इसका एक्चुअल नेम था रोशन अख्तर और ये किसका बेटा था, जहान शाह का। और जहान शाह किसका बेटा था, बहादुर शाह फर्स्ट का। और फ्रेंड्स ये भी याद रखेंगे कि मोहम्मद शाह को सबसे नालायक मुग़ल शासक भी माना जाता है, सबसे ज़्यादा कायर, डरपोक ही माना जाता है मोहम्मद शाह को। इसे लड़कियों के साथ रहना काफ़ी पसंद था और ज़्यादा से ज़्यादा समय ये हरम में ही बिताया करता था। हरम तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, जो मुग़ल शासन में जहाँ में स्त्रियाँ रहती हैं उसी को हरम कहते हैं, ठीक है। तो ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्हीं के साथ बिताता था और इसी कारण इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बात की थी कि सैयद ब्रदर की हेल्प से ही जो मोहम्मद शाह जो था ये मुग़ल एम्परर बना। कहीं ना कहीं ये मोहम्मद शाह को भी पता था कि अगर हम सैयद ब्रदर को ख़त्म नहीं करेंगे तो मुझे उसके अंडर ही काम करना पड़ेगा। और इसीलिए मोहम्मद शाह का सबसे पहला जो एम जो था, उद्देश्य जो था, जो यही था कि किसी तरह से सैयद ब्रदर का अंत करवाया जाए, क्योंकि सैयद ब्रदर ने ही इस समय जो पूरी कमांड जो थी मुग़ल अंपायर की वो अपने हाथों में ली हुई थी। आप अगर पहले वाला लेक्चर सुना होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। और 1720 में मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर की हत्या करवा दी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क की मदद से ही 1720 में सैयद ब्रदर की हत्या करवा दी मोहम्मद शाह ने। तो इन्हीं सैयद ब्रदर को किंग मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं ने 3 मुग़ल शासक को गद्दी पर बिठाया, ठीक है। सारी कमांड अपने पास रखी और मुग़ल शासक में 3 मुग़ल शासक को गद्दी पर बिठाया, इसीलिए इसे किंग मेकर भी कहा जाता है। निज़ाम उल मुल्क के साथ ही मिल करके मोहम्मद शाह ने हराया सैयद ब्रदर को, ठीक है। तो इसीलिए मोहम्मद शाह ने दक्कन की सूबेदारी जो थी वो निज़ाम उल मुल्क को दे दी खुश होकर। सैयद ब्रदर की तो मृत्यु होगी, लेकिन सैयद ब्रदर की मृत्यु होने में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा मराठास को, क्योंकि मराठास जो थे वो संधि करके बैठे थे। और जैसे ही इनके मरने की खबर जो है ये बालाजी विश्वनाथ को पता चलती है, तो बालाजी विश्वनाथ भी उनकी मृत्यु हो जाती है। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही 1720 में बालाजी विश्वनाथ जी की मृत्यु हो जाती है, तो जो पेशवा का जो पद जो था इसको एक हेरिडिटिकल बना दिया जाता है।
तो इसका मतलब ये है कि जो पेशवा का बेटा होगा वही अब पेशवा बनेगा, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद अब सेकंड पेशवा जो बनता है वो बना बाजीराव प्रथम, ठीक है। तो बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर के 1740 तक नया मराठास का पेशवा बना, जो मराठा साम्राज्य का सबसे महान पेशवा माना जाता है। और मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में ही, इसके समय में ही बाजीराव फर्स्ट ने अटैक किया था दिल्ली पर। और याद रखेंगे बाजीराव प्रथम के द्वारा ही मराठा अंपायर को सबसे ज़्यादा विस्तार, सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड जो किया गया था, ठीक है, महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक। ये सिर्फ लाल किले पे अधिकार नहीं कर पाया था, लेकिन महाराष्ट्र से दिल्ली तक इसने मराठा अंपायर को काफ़ी फैला दिया। मोहम्मद शाह के समय में सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो हुई वो हुई इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, ठीक है। नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में और इसे नेपोलियन ऑफ ईरान भी कहा जाता है। और याद रखिएगा ईरान में या पर्शियन में एक वंश चला करता था जिसे कहा जाता था दुरानी वंश, और उसी दुरानी वंश का एक खतरनाक शासक जिसका नाम था नादिर शाह, इसने अटैक किया भारत पर 1739 में। उस समय भारत में रूल कर रहा था मुगल शासन, मोहम्मद शाह जो था ये रूल कर रहा था। और फ्रेंड्स मोहम्मद शाह के समय में मुगल अंपायर जो था, मुगल डायनेस्टी की शक्ति जो थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी, इसीलिए बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने थे किसके शासक में, मुगल मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, ओके। जैसे कि अवध, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, जयपुर एंड हैदराबाद। मोहम्मद शाह के समय में ये इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए गए इनके सूबेदारों के द्वारा, ठीक है। और अवध को इंडिपेंडेंट घोषित किया गया सदर खान के द्वारा, बंगाल को मुर्शीद कुली खान के द्वारा और हैदराबाद को निज़ाम उल मुल्क के द्वारा। और उसके बाद 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया मुगलों पर, ठीक है। तो वहाँ पे एक लड़ाई लड़ी गई, बैटल ऑफ करनाल, ठीक है। तो नादिर शाह ने इस बैटल में मुगल आर्मी को डिफीट कर दिया और लूट करके वापस जा रहा था, लेकिन अवध के सूबेदार सादत खान के द्वारा नादिर शाह को संदेश भेजा गया था कि अब आप दिल्ली में आक्रमण करिए। मुगलों ने नादिर शाह को 5 लाख रुपए भिजवा दिए थे। नादिर शाह भी वो 5 लाख रुपए लेकर वापस जा रहा था, लेकिन सादत खान ने जब उसे इनवाइट किया कि आप दिल्ली में आक्रमण करिए, तो नादिर शाह जो है वो अपनी आर्मी को लेकर के दिल्ली में घुस आया और 40-42 दिन वो दिल्ली में उसने बहुत सारे आक्रमण किए, बहुत सारी हत्याएँ की और मुगल साम्राज्य से इसने लगभग 70 करोड़ की जो संपत्ति जो थी वो लूटी थी। और उसके साथ साथ इसने जो पीकॉक थ्रोन जो था, जो शाहजहाँ के द्वारा सोने का बनाया गया था और उसमें कोहिनूर डायमंड भी लगा था, वो भी अपने साथ वो लूट करके ले गया। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है और इसी का एक सेनापति अहमद शाह अब्दाली अब बन गया नया रूलर, ठीक है। और जो अहमद शाह अब्दाली जो था ये अपना पहला अटैक करेगा मोहम्मद शाह के पीरियड में। मोहम्मद शाह के पीरियड में ही इसने अपना फर्स्ट अटैक किया भारत में। 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु होने के बाद नया मुगल एम्परर जो है वो बनता है अहमद शाह, ठीक है। 1748 से लेकर के 1754 तक अब अहमद शाह जो है वो रूल करेगा भारत में और नया मुगल शासक बनेगा। और अहमद शाह के ही रूलिंग पीरियड में, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बहुत सारे आक्रमण हुए भारत पे। अहमद शाह के बाद अब उसका नेक्स्ट जो मुगल शासक बना वो बना आलमगीर सेकंड, ठीक है। 1754 से लेकर के 1759 तक नया मुगल शासक बना आलमगीर सेकंड। और इसी आलमगीर सेकंड के समय पर 1757 में लड़ा गया बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराज उदौला के बीच में। ये रॉबर्ट क्लाइव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव जो था ये फर्स्ट गवर्नर था बंगाल का, और जो सिराज उदौला जो था ये नवाब था बंगाल का। इन दोनों के बीच में ही हुआ बैटल ऑफ प्लासी। आलमगीर सेकंड के बाद शाह आलम सेकंड ये बना मुगल डायनेस्टी का नया एम्परर, और इसने रूल किया 1759 से लेकर के 1806 तक। शाह आलम सेकंड के रूलिंग पीरियड में हुआ 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया था इस बैटल में। बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बैटल होती है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, 1764 में। इसमें शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और शुजा उदौला तीनों मिल करके अंग्रेज़ों को नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। इन दोनों की बैटल्स होती है, ठीक है। और इसमें भी अंग्रेज़ जो थे ये पूरी तरीके से जीत चुके थे, और हमारे 3 जो राजा जो थे ये मिल करके भी ब्रिटिशर को नहीं हरा पाए। और ये एक निर्णायक बैटल माना जाता है, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही उसके नेक्स्ट ईयर इलाहाबाद में एक संधि होती है। इस संधि में पूरे के पूरे बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल के प्रांत पर पूरा का पूरा अधिकार हो जाता है ब्रिटिशर्स का। और उसके बाद 1803 में ब्रिटिशर ने कन्क्वेयर कर दिया दिल्ली। अब ब्रिटिशर जो थे उन्होंने दिल्ली में कब्जा कर लिया, ठीक है। और ब्रिटिशर ने मुगलों को अपना पेंशनर बना दिया। पेंशनकारी होने का मतलब ये डिक्लेयर कराया कि अब हम मुगल्स को पेंशन देंगे, और जो मुगल का अधिकार जो है, जो राइट्स जो है, वो सिर्फ लाल किले तक ही सीमित रहेंगे। और सबसे पहला पेंशनर जो मुगलों का था वो कौन कहलाता है? शाह आलम सेकंड। और ये भी डिक्लेयर करवाया कि अब जो मुगल एम्परर जो हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? वो भी एक ब्रिटिशर ही करेंगे।
और उसके बाद 1806 में अकबर सेकंड को बनाया गया ब्रिटिश के द्वारा नया मुगल एम्परर, और 1837 में इसी के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा का जो टाइटल जो था वो दिया गया था। और बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर के 1857 तक लास्ट मुगल शासक बना। ठीक है, ये उर्दू का पॉइंट था और इसके पेन का नाम था जफर, और ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का लीडर भी था। ठीक है, तो ये लीडर था 1857 के रिवोल्ट का। तो 1857 में ब्रिटिशर के द्वारा इसे अरेस्ट कर दिया गया और इसे भेज दिया गया रंगून की जेल में। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हुआ डाउनफॉल ऑफ मुगल डायनेस्टी। ये मुगल डायनेस्टी 1526 में बाबर के द्वारा एस्टेब्लिश हुई थी, और 1857 में आकर के बहादुर शाह जफर जो इसका लास्ट मुगल शासक जो था, ठीक है, तो इसकी मृत्यु होती है। तो इसके बाद हमारा जो फेस जो था वो अब नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में आएगा। ठीक है, तो ये मुगल डायनेस्टी को हमने पूरे अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने एक ही वीडियो में पूरा मुगल जो एम्पायर जो है उसको डिस्कस किया है। ठीक है, और इसके अलावा एग्ज़ाम में बहुत ही रेयर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।